हे माय लवलीज़ बट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरीलैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में हाइप करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैं आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सारे चैनल्स को हाइप ज़रूर कर दिया कीजिएगा। एंड देन स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट मुझे हर्षा बाग ने दिया है। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और आप सबको पता है कि मैं हिस्टोरिकल में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने पूरा मेहनत और कोशिश की है। आई होप कि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। लालटेन फेस्टिवल, जहाँ पे होप इल्यूज़न का मिक्सचर होता है। लालटेन फेस्टिवल जहाँ पे लोग लालटेन जलाकर हवा में फ्लाई करते हैं। कहते हैं जिस लालटेन को जलाया जाता है, अगर विश मांगो तो हमें वो विश जल्दी से वापस कम बैक होती है और वो पूरा भी होता है। लालटेन जो कि नए उम्मीद का, नए रास्ते का होप लेकर आती है, से नए रास्ते दिखाती है, नए मंजिलों को पार करने की ताकत देती है। चाइना में बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता है। ब्रिज के पास खड़े होकर लैन कुरान, जो कि कई टाउन के पास बहुत सारे लोग आते थे मनाने के लिए, कई टाउन के ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर के नीचे के नज़ारों को देख रहा होता है। जहाँ पे सीजन आते हुए कहते हैं, अंकल कुरान, आपको क्या हुआ है? लैन कुरान कहते हैं, तुमने शादी कर ली है वैनजिंग के साथ में, और तुम्हारा दूसरा ओमेगा भी है। मैं चाहता हूँ कि लैन वांगजी भी शादी कर ले। तो वहाँ पे वेंजिंग के साथ साथ मिंग दोनों खड़े थे, जहाँ पे वेंजिंग और मिंग लैन सीचेन के दोनों ओमेगा हैं। जहाँ पे राजनीतिक समझौता के तहत लैन सीचेन ने दोनों से शादी की थी। वेंजिंग जिससे उसे शादी करनी पड़ी थी, और सीचेन मिंग से प्यार करता था, इसी वजह से उसने दोनों से शादी की और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ना ही वेंजिंग को और ना ही मिंग को। वहीं दूसरी तरफ अंकल लान वांगजी के लिए बहुत चिंतित थे। लान वांगजी थोड़ा जिद्दी किस्म का, हठीला स्वभाव का था। उसे बहुत सारे ओमेगास के पिक्चर्स दिखाए गए, लेकिन लान वांगजी ने कभी भी किसी को कबूल नहीं किया। इसी वजह से अंकल थोड़े से चिंतित थे। 30 वर्ष का लान वांगजी अब, जो कि अब और ज़्यादा, उसे ऐसे ही कुंवारा रखना ज़्यादा उचित नहीं था। वांगजी जो कि नीचे खड़ा होकर के किसी का इंतजार कर रहा था, और अंकल और बाकी सब लोग ऊपर थे। अंकल आसमान में देखते हुए विश करते हैं कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ओमेगा आए जो उसका ख्याल रखे, उसके जिद्दी और हठीलेपन स्वभाव को वो कम कर सके। लैंसी चैन उसे कहते हैं, अंकल जो उसके नसीब में होगा वो ज़रूर आएगा। इतना बोल कहते हैं, चलिए। अंकल कुरैन, लैंसी चैन, वेंजिंग और मिंगे और सब लोग वहाँ से नीचे उतरकर जाने लगे थे। और वो जैसे ही जा रहे होते हैं, अंकल किरण अचानक से उनके दर्द में, हाथ में दर्द होने लगा था। वहाँ पे उस भीड़ को चीरता हुआ एक ओमेगा, जिसने अपने माथे के ऊपर हैट डाला हुआ था, अंकल किरण जो कि सीजन के बाहों में थे, उसे देखते ही, उसके ऊपर ही देखते हुए उसका हाथ टच करते हुए उसके हाथ में निडल्स डालता है, जो कि उसने अपने बालों से निकाले थे। और थोड़ी देर के लिए ही सही अंकल को राहत मिलती है। वो ओमेगा जो कि उसे देखते हुए कहता है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए। तो सीचन उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें औषधि का ज्ञान है? वो ओमेगा कहता है, जी मुझे औषधि का ज्ञान है। लान किरण अंकल थोड़ी देर में ठीक हो गए थे, और वो खड़े होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। वो शख्स अपना वेल हटाता है, और ये था हमारा सेकेंड मेल लीड कैरेक्टर, पी पोसियन। वो ग्रीट करते हुए कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। ऐसे भी मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। इतना सुनना हुआ ही तो लांसीचन कहते हैं, आपका नाम? विंग जो कि एक ओमेगा था, इसलिए उसने वापस अपना वेल ढकते हुए कहा, जी मेरा नाम वी बुसियान है, मैं वी कबीले से हूँ। तो कहता है, ओह वी कबीले के सरदार वी जांगसे के बेटे हैं क्या आप? तो विंग कहता है, जी मेरे पापा नहीं रहे, और उस समय अभी मेरी माँ उस कबीले को लीड कर रही हैं। तो जो हमारे लान कुरान थे उसे कहता है, जी शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए, मैं इस एहसान को ज़रूर चुकाना चाहूँगा। इतना बोल दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। विंग जो कि वांगजी आसमान में देख रहे लालटेन को देख रहा था और किसी का इंतज़ार कर रहा था, विंग उसके बगल से क्रॉस कर गया। वांगजी को अचानक से कुछ अपना सा फील हुआ, और वो जब इधर उधर देखा तो सामने से यान रान हाथ में लालटेन लेकर आ रही थी भागते हुए।
जो उससे विंग से टकराए और उससे माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ गई। विंग, जो कि वेल में था, वो कई टाउन आया था उस लालटेन को देखने के लिए। वो एक जगह जाकर खड़ा होकर के ऊपर के उत्सव को नज़ारों को वो देख रहा था, जहाँ पे यान रान भांग के पास आते ही कहती है, लानर गगो, ये ये मैं लैंटर्न लेकर आई हूँ, चलिए हम इसे मनाएं। वांग जी उसके पीछे पीछे चल जाता है। जो अ, यहाँ रान थी, वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही चुलबुली थी, जहाँ पे वांग जी उसके साथ समय बिताना उसे बहुत पसंद था बचपन से ही। उसके नॉटीनेस को देखते हुए वांग जी उसकी तरफ अट्रैक्ट फील करता था और उसे अच्छा लगता था। यान रान उसे हमेशा हंसाती और उसको एंटरटेन करती रहती थी। वांग जी उसके लालटेन के ऊपर थोड़ा सा चित्रकारी करते हुए जलाता है, जहाँ पे यानदान उसे हवा में छोड़ देती है और दोनों विश मांगते हैं। और यानदान विश मांगने के बाद वांगजी से कहती है, लानर काका, 1 साल बाद ही सही, आप मुझसे शादी तो करेंगे ना?" वांगजी कहता है, क्या आ, तो लानर का, प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लीजिए ना।" इतना बोल यानदान उसके हैंड को अपने हाथ में लेते हुए कहती है। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। इतना बोल वांग जी वापस से ऊपर के नज़ारों को देखने लगा था, जहाँ पे यानरान बहुत खुश थी। यानरान वो कई टाउन में रहने वाली एक व्यापारी की बेटी थी और वांग जी अब वो सब लोग घोसू में रहते थे। यानरान कई टाउन में रहती थी और वांग जी अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ आया जाया करता था, जहाँ पर उसकी मुलाकात यानरान से हुई थी। यानरान बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज थी। पहले तो उसने शुरुआत में वांग जी से दोस्ती करी, पर बाद में धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया और अब फ़िलहाल से वो दोनों बहुत सारे फेस्टिवल को एक साथ एंजॉय करते हैं। बाद में जब बटरफ्लाई के ज़रिए वांग जी को मैसेज मिला कि अंकल वो सब लोग जा रहे हैं, तो वांग जी यानदान को अलविदा कह वो भी उस तरफ निकल जाता है, जहाँ पे सब लोग गुसू जाने के लिए तैनात थे। वांग जी आते ही अंकल और सब लोगों को देखता है, जहाँ पे सीचन चिंता से भरे लहजे में कहता है, वांग जी तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वांग जी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, खगा वो मैं वहाँ, तो तभी अंकल कहते हैं, कोई ना, चलो बग्घी में बैठ जाओ। सब लोग बग्घी में बैठ जाते हैं और गोसू के लिए रवानगी लिया जाता है। रात के टाइम तक वो लोग घर आ गए थे, सब लोग अपने अपने कमरे में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग एक इन में जाके ठहरा हुआ था और वो आराम से सो जाता है। अब 1 मंथ बाद लैन कुरैन वी टाउन आते हैं, जहाँ पे विंग की मॉम अपने कुछ कबीलों वाले के साथ में, क्योंकि वी एक ट्राइब्स था, बैठ कर के और अपने कबीले के लोगों के बारे में, उसके दुख और समस्याओं का समाधान करने के बारे में सुन रही होती है कि उन्हें और क्या-क्या करना चाहिए। जब उन्हें खबर मिलता है कि घुसू से लान किरण आए हैं, जो घुसू के अभी महासचिव और राजा कह सकते हैं हम फिलहाल से, वो आए हैं, तो सब लोग चौकन्ने हो गए थे। अचानक से कांग्सेसरन वहाँ पे आते हैं, उनका अभिनंदन करते हुए कहती हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? लैंड उसे देखते ही कहता है, क्या वो दिन थे, और अब देखो। कांग्सेसरन कहती है, मेरे जले पे नमक छिड़कने आए हो कुरैन, तो चले जाओ यहाँ से। तो अंकल कुरैन कहते हैं, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ कांगसी। इतना बोलकर उसके अंदर आने का खुद ही आमंत्रण देता है, जहाँ पे कांग्सेस रैन लैंड किरण को अंदर लेकर आती है और पूछती है यहाँ आने का कारण, जहाँ पे लैंड किरण कहता है, मैं तुम्हारे ओमेगा बेटा का रिश्ता अपने अल्फा नेफ्यू के लिए लेने आया हूँ, तो तुम इसे मना नहीं कर सकती हो। बदले में हम तुम्हारे कबीले को और भी ज़्यादा चीज़ें मुहैया कराएंगे। अब ट्राइब्स के लोगों को बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत थी, खासकर ठंड के मौसम में, और गोसू वालों को ज़्यादातर ठंड लगती नहीं थी, क्योंकि वो लोग पहाड़ी इलाका में रहते थे और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा मोटे और स्लीपदार होते थे। इसकी वजह से व्यापार का रास्ता भी खुल गया था और उन्हें फ़ायदा भी होने वाला था। एक तो ये भी था, ऊपर से वो एक बड़े कुल में उसका बेटा जाने वाला था। ये बात सोचते ही कांग्सेसरन बहुत खुश हो जाती है और उनका रिश्ता तय हो जाता है। अब गुसू में शादी की तैयारियां चल रही थी। लैन किरण लैन वांगजी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया है। वांगजी संकोच करते हुए कहता है कि उसे ये विवाह नहीं करना है। लैन सीजन और अंकल किरण रीजन पूछते हैं, तो वांगजी कहता है कि वो किसी और से प्रेम करता है। अंकल कहते हैं, अगर तुम्हें किसी और से प्रेम है तो तुम बाद में उससे शादी कर लेना, पर पहले तुम्हें इस ओमेगा से शादी करना होगा। वांग जी
सब कुछ मना करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक ही शादी करे, लेकिन अंकल कहते हैं, जिस तरह से सीचन ने 2 शादी की है, तुम कर सकते हो। आखिरकार तुम राजकुमार होगे उसी के, और राजा 2 या 4 या 10 शादियाँ कर सकता है। बट अगर तुम्हें करनी ही है तो तुम उसके बाद कर लेना, पर तुम्हारी पहली रानी ये ओमेगा ही बनने वाला है। इतना बोल अंकल ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, और सीचन ने कहा कि उस ओमेगा ने अंकल की जान बचाई है और अंकल उसका एहसान उतारना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी बांगजी अपने ही हाथों मजबूर होकर के हाँ कर देता है। शादी वाले दिन गुस्से से सारे बाराती के लिए निकल गए थे। रास्ते में यानजान अचानक से बांगजी के सामने आते हुए रोने लगती है और कहती है, आप शादी करने जा रहे हैं लानर गगा। वांगजी उसे देखते हुए उसे सांत्वना देता है और कहता है, मैं तुमसे भी शादी करूंगा, पर इससे शादी करने के बाद। यानरान कहती है, तो आते वक्त मुझे भी साथ ले चलिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, और अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वांगजी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे जरूर लेके जाएगा। यानदान अपने घर चली जाती है। अब इधर लैन खुरैन यानरान को डराने के लिए कुछ लोगों को उसके घर भेज देते हैं और उसके पिता को कहते हैं कि इसे कम से कम 2-3 महीने के लिए बांध के रखे, या फिर घर में ही रखे, अगर वो काई टाउन में रहकर व्यापार करना चाहता है तो। नहीं तो काई टाउन से उसे निकलवा दिया जाएगा। यानरान के पिता एक व्यापारी थे और वो नहीं चाहते थे कि व्यापार पे कोई असर पड़े, इसलिए उसने यानरान से कहा कि वो 2-3 महीने के लिए रुक जाए। पर यानरान नहीं मान रही थी और वो वांगजी के पास जाना चाहती थी। ना चाहते हुए भी यानरान के पिता यानरान को कमरे में बंद कर देते हैं। अब इधर सारे लोग वे टाउन पहुंच गए थे, जहाँ पे धीरे धीरे करके बारातियों का स्वागत किया जाता है। और वहाँ पे वांगजी और विंग की शादी हो जाती है पूरे रीति रिवाज के साथ में, जहाँ पे विंग ने लाल कलर का जोड़ा पहना था, वांगजी ने भी वाइट कलर का ही जोड़ा पहन के वो आया था, और यहाँ आने के बाद उसने चेंज कर दिया था, फिर रेड पहना था। फिर एक हिस्टोरिकल रीति रिवाज जहाँ पे मिरर के जरिए शादी होती है, वो आकर के एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं। एक मिरर से उस पेड़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसमें बंगजी का चेहरा दिखता है और विंग उसमें अपनी अल्फा का चेहरा देखता है। उसके बाद टी सेरेमनी होती है। फिर एंसेस्टर हॉल में जा करके एंसेस्टर को बो डाउन किया जाता है, और फिर बाद में खाने का समारोह। तब तक ओमेगा को दूसरे कक्ष में डाल दिया गया था और सारे अल्फाज और जितने भी बाराती थे उन सब का खाना वगैरह हो जाता है। जाने टाइम पे वी चांगसे ने कांगसेसरेन ने बहुत सारा सामान विंग के लिए और बाकी लोगों के लिए गिफ्ट में दिया हुआ था। और इधर से लैनकरन ने जैसे कि बोला था, उसने अपनी बात रखी और सबके लिए गर्म कपड़े, जूते, खाने का सामान ये सब लेकर के आया हुआ था, और उसके बाद व्यापारिक संबंध को जोड़ लिया हुआ था। विंग जिसे ऐसे ना बग्घी में डाला जाता है और सब लोग घोड़े से चल रहे होते हैं। वांगजी रास्ते पे यानरान का वेट कर रहा था, लेकिन यानरान तब तक नहीं आती है। वांगजी को समझ नहीं आया। लैंसिजन कहते हैं, आज तुम्हारी शादी हुई है, यानरान को फिर तुम किसी और दिन ले आना। अगर तुम्हें उसे अपने साथ रखना है तो तुम्हें पूरी प्रक्रिया के साथ में उसे लाना होगा। वांगजी आगे चल पड़ता है। अब घर आने के बाद पूरा गोसू को लालटेन से सजाया गया था, और वांगजी के घर के आसपास भी बहुत सारे लालटेन लगा दिए गए थे। लाल लाल सारे गेटों पे पट्टे लगाए गए थे, जो कि एक शादीशुदा का घर लगता है। पूरा चैम्बर में लाल लाल पेपर चिपकाए गए थे, कैंडल्स लगाए गए थे, और खाने वाले पीने वाले सामान रखा गया था। जहाँ पे विंग को ला करके वेंचिंग और मिंग या उस कमरे में छोड़ जाते हैं। अब इधर वेंचिंग और मिंग या उसे कहते हैं कि अपने अल्फा को काबू करने के लिए ओमेगा को बोल्ड होना चाहिए, और उसे अपने हुस्न के जाल से अपने अल्फा को काबू करना चाहिए। विंग बहुत खुश था कि उन्हें ऐसे 2 देवरानी जेठानी मिले हैं जो कि उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। विंग ये सारी तमाम बातें सोच ही रहा था। इधर वांगजी जो कि बाहर खड़ा था, सीजन उसके पास आते हुए कहता है, आज तुम्हारी शादी है तो एक एग्जाम हो जाए। वांगजी कहता है, पर काका गुस्सों में शराब पीना मना है। सीजन कहते हैं, आज शादी है इसीलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रोज पियो। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, बट काका मुझे नहीं पीना। सीजन कहते हैं, कम ऑन वांगजी, पी लो, थोड़ा सा ही तो पीना है। इतना बोल उसे जबरदस्ती पिला दिया जाता है, और जो हमारा सीजन था वो भी पी लेता है। फिर उसे कहता है, आज तुम्हारी शादी हुई है, ज़्यादा मत सोचो। पर वांगजी उसे कहता है, फिर मैं ज़्यादा कहाँ सोच रहा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वहाँ से वो अपनी जिंगसी की तरफ चल पड़ता है।
सीजन कहते हैं, मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि जिस सिचुएशन में तुमने शादी की है, भले ही तुम अंकल के सामने कुछ न बोलो, पर तुम्हारे अंदर उस ओमेगा को लेकर नफरत है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नफरत का शिकार तुम्हारा ओमेगा बने। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। इतना बोल वो अंकल से आकर कहता है, अंकल मैंने उसे पिला दिया। अंकल कहते हैं, पता नहीं वो कुछ कर पाएगा या नहीं। सीजन कहते हैं, अवश्य करेगा अंकल। इतना बोलकर वो लोग बस इंतजार कर रहे थे, चीखें सुनने की और कुछ नहीं। बांग जी जब अंदर आता है तो मिंग या अवेंची उन्हें कहती हैं, देवर जी हम जा रहे हैं, अपने ओमेगा का अच्छे से ख्याल रखिएगा। इतना बोल दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। बांग जी आते ही अपनी तलवार पटकते हुए कहता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला, समझे तुम? जाओ यहाँ से। बींग जो कि सन ही रह गया था सुनकर, वो वो कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, और ना ही मैं कभी तुम्हें अपनी शकल देखने दूंगा। इतना बोल वांग जी जैसे ही जाने को होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो मिंग्यो ने कहा था उसे याद करते ही विंग उसके पीछे जाकर उसे लपकते हुए कहता है, मैं आपका ओमेगा हूँ। आपको नहीं लगता कि आज आज की रात आपको बाहर नहीं जाना चाहिए? जहाँ पे विंग ये बोलते हुए अपने फेरोमोन को छोड़ रहा था, वांग जी उस फेरोमोन से इफेक्ट होते हुए कहता है, छोड़ो मुझे बाहर जाना है। पर विंग कहता है, नहीं आप नहीं जा सकते। इतना बोल विंग कंदल बुझा देता है और वांग जी को लेकर बेड पर आ जाता है, जहाँ पे शराब पीने की वजह से वांग जी को असर हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने आप को रब कर रहा था। विंग उसे कहता है, हम आपकी मदद कर देते हैं, आखिरकार मैं आपको ओमेगा जो हूँ। वांग जी उसे कहता है, ठीक है, और अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। इतना बोल वांग जी उस रात विंग के साथ इंटीमेट होता है। बिना प्रिपेयर किए जब वांग जी विंग के ऊपर था तो विंग की चीखें निकल जाती हैं, जो कि अंकल और सीचन दोनों इंतजार कर रहे थे। उस सुनने के बाद अंकल कहते हैं, फाइनली कुछ तो किया है इसने। इतना बोल वो लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। उस रात वांग जी ने विंग को इतना रौंद दिया था, विंग की पूरी बॉडी सेक हो रही थी, उसकी बॉडी के ऊपर हर जगह निशान बने हुए थे, और वांग जी बस फाइनली सुबह में जाकर सो गया था। विंग उसके बगल में लेटा हुआ था, अपने आप को बस एक पैरालाइज्ड पोजीशन में किया हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, न ही जवाब दे रही थी। वांग जी उसके बाद सुबह में ऑलमोस्ट 5 बजे जब उसकी नींद खुलती है, ऐसे सुबह मुर्गे की बांग के साथ में अपने बगल में सोए हुए ओमेगा को देखकर वो हड़बड़ा जाता है और खड़ा होते हुए अपने आप को देखता है, जो कि उसने बस पजामा पहना हुआ था। याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि उसने शराब पिया था। बीच बीच के कुछ कुछ सीन याद आते हैं जो उसने विंग के साथ किए। वांग जी सदमे में चला गया था और कहता है, तो क्या उस शराब में कुछ मिलाया गया था जिसके बाद मैंने ये सब कुछ किया? सो रहे ओमेगा को देखते हुए वांग जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, जग में रखा हुआ पानी पूरा विंग के ऊपर उड़ेल देता है। इतनी सुबह विंग को इस तरह से जगाया जाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए नहाने का पानी भरो, अभी के अभी। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके अल्फा को उससे क्या प्रॉब्लम हो गई। विंग उठ के जब बैठता है, उसके ऊपर का बॉडी पूरा दिख रहा था। वांग जी कंबल लेकर उसके ऊपर सीधे उड़ा देता और कहता है, अपना घटिया ट्रिक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। वांग जी ने एक बार भी पलटकर विंग को नहीं देखा। रात के टाइम पर भी वांग जी ने विंग को ठीक से नहीं देखा था, वेल के अंदर से भी नहीं और ऊपर से भी नहीं। और अभी भी विंग के चेहरे पे पानी मारने के बाद उसे सीधे ऐसे उठा दिया था, जहां से ऊपर की बॉडी उसे पूरी दिख रही थी। विंग वांग जी का ही ओवरलोड हाम्फू पहन लेता है, और जो कि बहुत ज़्यादा ओवर साइज था। बाथ टब में पानी भरना स्टार्ट करता है, फिर चूल्हे जलाता है और उसके ऊपर गर्म पानी रख देता है। फिर उस गर्म पानी को उसमें उड़ेल कर आते हुए कहता है, मैंने आपका पानी भर दिया। वांग जी कहता है, कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, इसकी वजह से अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला आगे से। कल रात जो भी हुआ वो एक हादसा था। तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अपनी ओमेगा वाली सारी ड्यूटी को पूरा करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। इतना बोल वांग जी नहाने चला जाता है। विंग के तो पैर तले जमीन ही खिसक गया था। विंग के बोलने का मौका दिए बगैर ही वांग जी वहां से चला जाता है।
विंग सोचता है जब वो नहा के आएगा तब उसे बात करेगा, इसलिए वो रूम को ठीक करने लगता है। पूरा रूम ठीक कर लेने के बाद विंग पलंग की हालत देख करके उसे थोड़ी सी रहम भी आ रही थी, क्योंकि कल रात वांगजी कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा था और पलंग बहुत चढ़-चढ़ कर रहा था। उसके बाद वांगजी जब नहा कर आता है तो विंग उसे कहता है, "अगर आप किसी और से प्रेम करते हैं, तो आप उसे ले आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ।" वांगजी उसे देखते हुए कहता है, "तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ?" विंग कहता है, "मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप जानते हैं ना, अगर मैं यहाँ से गया तो मुझे वेस्टसाले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई और अल्फ़ा ना ही मार्क कर सकता है, ना ही शादी कर सकता है, और मैं गोसू छोड़कर कहाँ जाऊँगा?" वांगजी को विंग का बेबाक नेचर थोड़ा-सा पसंद तो आया था, लेकिन बहुत चिढ़ते हुए वो कहता है, "तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम उस जगह रहने लायक हो? जब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊँगा और तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम्हें कोई और हाथ क्यों लगाएगा? तुम तो 2 कौड़ी के भी नहीं रह जाओगे।" ये बात विंग को बड़ी जोर की लग जाती है और कहता है, "आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं 2 कौड़ी का नहीं रह जाऊँगा? आपने जो कुछ भी किया कल रात को अपनी मर्ज़ी से किया। मैंने आपको नहीं उकसाया था।" जबकि विंग ने आके पकड़ा तो था, लेकिन फिर भी विंग बस उसे मैनिपुलेट करते हुए बोल रहा था। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है, "कल रात को जो कुछ भी हुआ बस वह एक हादसा था।" विंग कहता है, "मेरी बात सुनिए, अगर आपको किसी और को लाना है तो आप ले आइए, मुझसे बहस मत कीजिए, ठीक है ना?" इतना बोल विंग अंदर चला जाता है नहाने। वांगजी को और छौं उठ रहा था। वो विंग को कुछ कहता, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ओमेगा को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वो वापस से वहाँ से सीधे गीले बालों के साथ में ही मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। विंग तब तक बाकी का बचा हुआ काम खत्म करता है। चूल्हे वाले रूम में जा कर के उसके लिए चाय नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ हो जाने के बाद उसके पास ला के रख देता है। उस रसोई घर में विंग की मदद करने के लिए 2 रसोइया और थे, जो कि बाहर का काम देखते थे। जिसके बाद विंग उसकी मदद से नाश्ता बना कर के वहाँ लाकर रख देता है। वांगजी जब नज़रें खोलता है तो विंग उसके सामने बैठा हुआ था, जिसे देखकर वांगजी कहता है, "मैंने कहा ना, मेरे सामने से जाओ।" विंग उसे देखते हुए कहता है, "पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आप मुझसे इतना नाराज़ हैं? हमारी शादी सबकी रजामंदी से हुई है, और अगर मैं आपको पसंद नहीं था, तो आपको पहले मना करना चाहिए था। आप माने या ना माने, मैं आपका ओमेगा हूँ।" वांगजी उसे कहता है, कुछ भी।" चुपचाप वो नाश्ता और चाय कर लेने के बाद वहाँ से सीधे यानरान को देखने के लिए जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे कैद कर दिया गया है। अब हालाँकि उसके पिता को बोला गया था कि उसे कैद करके रखो 3-4 दिनों के लिए, और सीचन ने भी कहा हुआ था, लेकिन वांगजी अगले ही दिन पहुँच जाएगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वांगजी उसके पिता को दहेज के तौर पे एक पूरा चांदी का थैला दे करके यानरान को अपने साथ लेकर के गुसू आ जाता है। एक तरह से कहा जाए तो अब यानरान वांगजी की दूसरी पत्नी भी बन चुकी थी। बिना शादी किए ही सही, लेकिन एक तरह से चाइनीज़ कल्चर में ऐसा होता है कि अगर आपको दहेज के तौर पे कुछ दे दिया जाता है और लड़की का नामांकन कर दिया जाता है, तो आप उसे अपनी पत्नी बना सकते हैं, चाहे आप शादी बाद में करें या फिर करें या ना करें, लेकिन वो आपके साथ रह सकती है। इसलिए वांगजी उसे यानरान को ले आता है और हांसी के दूसरे वाले कमरे में उसे ठहरने के लिए बोलता है, जहाँ पे 2 घर थे, मतलब एक लंबा घर था ना, तो अंदर वाले रूम में वो लोग रहते थे और बाहर के एरिया वाले रूम में उसने यानरान को रहने के लिए बोल दिया। विंग जब यानरान को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। हालाँकि यानरान इतनी बुरी भी नहीं दिखती थी, काफ़ी खूबसूरत और प्रिटी ओमेगा थी, उतनी ही चालाक और धूर्त भी दिख रही थी। यानरान ने जब विंग को देखा, तो उसे देखते ही कहती है, "ये ओमेगा कितना सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार लान इन्हें पसंद करने लगे। मैं लान और गगो को इन्हें पसंद नहीं करने दे सकती। अगर इन्होंने पसंद किया तो ये इनके फेवरेट ओमेगा बन जाएगा, और मेरा क्या? मैं हमेशा के लिए लान और गगो को अपना बना के रखूँगी।" ये बोलते हुए वो लान और गगो को हाथ पकड़ते हुए कहती है, लान और गगो, आपने इस प्रीति ओमेगा से शादी की है तो मेरा क्या होगा?" वांगजी उसे कहता है, "चिंता मत करो, इसे कोई आपत्ति नहीं है।" जहाँ पे विंग बस उन दोनों की बातें सुन रहा था, और बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है इन सभी चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा टॉपिक नहीं है ये। हर्षा का है, और यकीन मानो ये एक प्योर वांगसी लव स्टोरी है, बस इस शादी के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके। हालाँकि मैंने शादी नहीं करवाई है इन दोनों की, तो फिर भी ये थर्ड व्हील का काम तो करने वाली है। तो अगर बुरा लग रहा है तो यहाँ से स्किप कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू करो और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा।
हालांकि मैंने अपनी तरफ से स्टोरी का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, पर फिर भी मुझे थर्ड व्हील लाना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ पे विंग बस उन दोनों को चुपचाप सुन रहा होता है, जहाँ पे यानरान उसके बाहों को एकदम कस के चिपकाती है, जहाँ पे वांग जी का हैंड ना उसके चेस्ट से पूरा लग रहा था, जिसे विंग देख करके बुरा लग रहा था। हालांकि अब ओमेगा मेल हो या फीमेल हो, बॉडी सेम ही रहती है, पर फर्क इतना है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो फीमेल जैसी दिखती है, पर मेल की बॉडी भी फीमेल टाइप की ही होती है, पर मेलनी ऑरा ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि विंग की बॉडी ब्रेस्ट नहीं है या फिर ऐसे पार्टिकल्स नहीं है जो नहीं होने चाहिए, पर मेलनी ओरा के साथ में वो था। दैट्स वाई विंग को इतना बुरा लगता है। हालांकि वो वंगजी से कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसके निगाहें यारान के वंगजी पकड़े हुए हैंड्स पे थे, जहाँ पे उसे इतना चिपका के रखा हुआ था। विंग को रात वाली बातें याद आ रही थी, इसलिए वो फिर भी कहता है, मैंने खाना बना दिया है, अगर आप चाहें तो आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वांग जी बिना कुछ बोले अंदर जाता है और जाते उसे कहता है, अपना सामान बांधो, तुम यानदान के कक्ष में रहोगे और यानदान यहाँ रहेगी। विंग कहता है, मुख्य पत्नी होने के नाते मैं इस कमरे में रहने के लिए अधिकारित हूँ, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यानदान को यहीं रहना होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं आपका ओमेगा हूँ और मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। वांग जी खींचते हुए कहता है, पर मुझे तुम्हें सुबह सुबह उठकर नहीं देखना है, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी जब ये बोलता है तो यानरान कहती है, लानर गग्गा, उन्हें रहने दीजिए ना, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं निकलना चाहे तो आप मेरे साथ आके रह लीजिए ना। इतना बोल यानरान विंग को कुचाते हुए देख रही थी, जहाँ पे वांग जी कहता है, ठीक है। इतना बोल उसे कहता है, चलो ठीक है, खाना खाते हैं। वो जब बाहर आके बैठे हुए थे तो सर्वेंट्स उन दोनों के लिए खाना लगा देते हैं, जहाँ पे विंग बस डोर पे खड़ा होकर के देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मैंने इतना सब कुछ बनाया, उसे हाथ भी नहीं लगाया और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। आखिर कब तक ये सब चलने वाला है? अगर मैं पसंद नहीं था तो मुझसे शादी नहीं करते, यहाँ लाने के बाद मेरी बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है आपको। ये सोचते हुए विंग सोच रहा था कि वो अंकल किरण से जाकर बात करेगा। उन लोगों को खाते हुए देख करके वांग जी देखता है कि विंग खड़ा है। वो उसे कुछ कहता भी नहीं है। विंग से रहा नहीं जा रहा था तो वो लन किरण से मिलने के लिए जैसे ही नीचे उतर कर जाने लगता है, वांग जी खड़ा होते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे अंकल से मिलना है। वांग जी कहता है, तुम उन्हें जाकर मेरी शिकायत करने वाले हो? हाँ, कि मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं देता या ठीक से रहने नहीं देता और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। विंग कहता है, आप खुद तो चाहते हैं ना कि मैं। फिर वो चुप हो जाता है और कहता है, छोड़िए। वापस से वो अपने रूम में चला जाता है। अंगजी राहत की सांस लेते हुए खाने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे यानरान कहती है, लानर गग्गा आप ये ट्राई कीजिए ना, लानर गग्गा आप ये खाइए ना। जो कि सारी बातें अंदर विंग को सुनाई दे रही थी। विंग जो कि इतना ज़्यादा हम कह सकते हताश हो गया था, वो सोच रहा था, कल रात को मैंने सोचा था कि जब वो हमारा और उनका रिश्ता बन जाएगा तो शायद उन्हें मुझसे प्रेम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद विंग ना वो अपना पोइट्री करने लगा था, क्योंकि उसे ना भूख थी ना ही प्यास। 3-4 दिनों तक विंग देखता था जहाँ पे वांग जी उसके रूम में नहीं आता था, वो यानरान के पास चला जाता था। अब हालांकि यानरान और वांग जी का रिश्ता इतना मजबूत भी नहीं था कि वांग जी उसके साथ संबंध बनाए। बस वो उसके रूम में जाकर लेट जाता यानरान को सोने तक, और उसके बाद वो उठकर वापस से मेडिटेशन करने लगता और अपने नियत समय पे अपना सारा काम ख़त्म करता। और इधर विंग को वो देखता भी नहीं था। विंग जो कि लिटरली थक गया था और अब वो अंकल से बात करना चाहता था, क्योंकि 4 दिन ही हुए थे और उसे समझ में आ गया था कि वांग जी उसे अब कभी भी अब नहीं अपनाने वाला है। इसलिए वो एक और ट्राई करना चाहता था। आज सारा खाना वो वांग जी की पसंद का बनाता है। बनाने के बाद वो उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसके सामने में सारा खाना रखते हुए उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने आपके पसंद का बनाया है, आप चलिए खा लीजिए। वांग जी उसे देखता और कहता है, आप क्या नया नाटक लेकर आए हो? हाँ। वांग जी की बात विंग को चुभ रही थी, लेकिन फिर भी वो कहता है, एक ओमेगा होने के नाते मैं इतना तो कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। अब चलिए हमारे साथ। वांग जी कहता है, ठीक है। वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। विंग ने कमरे में इंसेन बर्नर जला रखा था, जिसका मतलब था कि वो उसे मदहोश करना चाहता था। वांग जी जैसे ये सूंघता है और कहता है, तुमने इंसेंस बर्नर जलाए हुए हैं?
विंग कुछ कह पाता तभी यादान आते हुए उस इंसेंस बर्नर को बुझा देती है और कहती है, लालो और गग्गा, मुझे इस ओमेगा के इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वांग जी उसे कहता है, यानदान अपने कक्ष में जाओ। यानदान मुंह बनाते हुए कहती, लाना और गगा, खाना अच्छा लग रहा है, मैं खा लेती हूँ। वांग जी उसे कहता है, ठीक है, खा लो। विंग ये सब देखते हुए कहता है, तुम नहीं खा सकती, ये खाना मैंने अपने आल्फा के लिए बनाया है। विंग जब ये बोलता है तो वांग जी कहता है, वो बस एक टुकड़ा ही तो ले रही है, तुम इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहे हो? तुम मुझे खिलाना चाहते थे, अगर यानदान खा लेती है तो मैं खुश हो जाऊंगा। विंग कहता है, मैंने ये अपनी आस्था के लिए बनाए थे, ना कि आपके लिए। और मैं उसे खाने के लिए क्यों दूं? यानदान उसे जैसे ही लेकर के उसके पास आते हुए कहती है, वीका, आप खा लीजिए। "हम्म, अगर आप खा लेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। विंग जो कि उसे उसके मुंह के पास ला रहा था, विंग उसके हैंड को पकड़ता है जिससे कि यानदान सीधे नीचे गिर जाती है। जिसे देखते हुए वांग जी चिल्लाते हुए कहता, विंग, क्या किया तुमने? तुमने उसे धक्का दे दिया। जहाँ पे यानदान ने जानबूझ करके अपने कंगन तोड़ दिए थे। वो खड़े होते ही रोना स्टार्ट कर देते, कहते, लानर गगा, लानर गगा, आपने जो मुझे कंगन दिया था वो देखिए ना, टूट गया, मैं क्या करूं? विंग उसे देखते हुए कहता, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट वांग जी विंग को खींच कर पकड़ते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मुझे बताओ, आखिरकार वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही तो टेस्ट कर रही थी, और तुम इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? जहाँ पे विंग कहता है, मैंने नहीं किया है। वांग जी कहता है, तुमने नहीं किया है, पर आए इनसे इस बर्नर जला के रखे थे, किसे सम्मोहित करना चाहते हो? मुझे बताओ। विंग कहता है, जिसे करना चाहता हूँ वो किसी और से सम्मोहित हो रखा है, इसीलिए मैंने ये किया, पर लगता नहीं है कि आप वो सब कुछ करने लायक है। वांग जी को जोशा उठा, वो चीखते हुए कहता, क्या कहा तुमने? तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो? तो विंग कहता है, हाँ, शक कर रहा हूँ, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं है। वांग जी यानदान से कहता है, यानदान अंदर जाओ। वांग जी जब ये सुनता है, यानदान जब सुनती है तो कहती है, नहीं नहीं, लारा काका, आप इसकी बात मत सुनिए, आपको ऐसे चैलेंज कर रहे हैं। पर वांग जी यानदान को लेकर बाहर आता है, उसके हाथों में टूटे हुए चूड़ी को लेकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कल दूसरा ला दूंगा, पर मैं पहले इसे सबक सिखा कर आना चाहता हूँ। जहाँ पे यानदान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आप मत जाइए, अब उसके बातों में आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। वांग जी को जैसे तैसे करके यानदान पकड़ के उसे सबक सिखाने के लिए जाने से रोकती है, और उसको गले लगकर खड़ी की हुई थी, न जाने दे रही थी ना कुछ कर रही थी। वांग जी यानदान से कहता है, जाकर सो जाने के लिए। यानदान बहुत ही मुश्किल के साथ में उसे कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे सुला दीजिए। इतना बोल वो दोनों बैठ जाते हैं। अब इधर एक डिसर्पल्स जो कि यानदान ने पहले ही उसे बोला हुआ था, इसलिए वो उसके कमरे में भेज देती है। विंग जैसे उसे देखता है, एक ओमेगा होने के नाते उसने पहले तो अपना बचाव किया, लेकिन वो शख्स आते ही विंग को बेहोश कर देता है, उसके कपड़े को थोड़ा ढीला ढीला करके छोड़ देता है, और उसके ऊपर आधा कंबल डालकर छोड़ देता है। थोड़ी देर के लिए वो उसके कमरे में घूमता रहता है। तभी एक बांस टूटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर यहाँ डॉन और वांग जी दोनों उठ जाते हैं। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ पे वो शख्स वहां से निकलकर भाग रहा था। जहाँ पे वांग जी जब उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए, तो याना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, लानर काका, पहले हम वी काका को देखे, उन्हें हुआ क्या है, और उसे जाने से रोकती है। वांग जी और याना जब दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि विंग ना लेटा पड़ा है, उसके एक स्लिप के सारे कपड़े नीचे उतरे पड़े थे, और बॉडी का भाग नहीं दिख रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था। आधे टमी तक कंबल रखा हुआ था, जिसे देखकर यानान कहती, हाँ, देखा लानर काका, मैंने बोला था ना, वो आपको उकसा रहे हैं, आप नहीं आए तो उसने किसी और अल्फा के साथ संबंध बनाए, इतना सुनना हुआ ही था। वांग जी जो आग बबला हुआ, बेहोश पड़े हुए विंग के ऊपर पानी डाला, और उसे घसीट कर बाहर निकाल कर फेंका। जहाँ पे विंग छटपटाते हुए होश में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। अधमरी सी हालत में हुआ पड़ा विंग अपने आप को खड़ा करने की कोशिश में लगातार नीचे गिर रहा था, बार 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 बार। वांग जी विंग को घसीटते हुए आंगन में लाता और कहता है, बदतमीज होमेगा, तुम्हें इस जगह पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीजन और अंकल किरण सब आ गए थे और कहते हैं, क्या हुआ? वांग जी कहता है, मेरा ओमेगा होने के नाते ये किसी और के साथ संबंध बनाता है, और ये मेरे साथ रहना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
सीजन कहते हैं क्या बोल रहे हो? यानरान कहती है सच कहा गग्गा, मैंने एक डिसेबल्स को इनके कमरे से भागते हुए देखा क्योंकि लान और गग्गा मेरे कमरे में थे। सीजन सब लोग अवाक होकर के वांगजी की बात सुन रहे थे, जहाँ पे जब वो लोग यानरान को इस तरह से देखते क्योंकि यानरान ने 2 लेयर ही कपड़े पहने थे और यानरान ने जानबूझ करके दूसरे तीसरे लेयर के कपड़े उतार दिए थे। सीजन कहते हैं वांगजी इन्हें कहो सही से आए। यानरान के ऊपर अपना एक हार्मफुल पूरा डालते हुए वांगजी उसे कवर करते हुए कहता है मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये ओमेगा यहाँ नहीं रहेगा। सीजन और अंकल को भी पता है ओमेगा को क्लान से निकाले जाने का मतलब है ब्रोथल भेजा जाना, लेकिन अंकल उसे कहते हैं कि विंग कहीं नहीं जाएगा। सीजन भी कहते हैं हम इस जांच की पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही विंग को काल कोठरी में डाल दिया जाए। इतना बोल करके विंग को वहां से ले जा करके जेल की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो कि इतने गुस्से में था। सबके जाने के बाद वांगजी खुद आधी रात को वहां आता है, विंग को उस कोठरी से बाहर निकालते हुए उसे वहां से जाने का आदेश देता है, जो कि विंग मना करते हुए कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं नहीं जाऊंगा। वांगजी कहता है इसके बाद तो तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते, मैं तुम्हें खुद मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें ब्रॉथल भेज सकूं। विंग जब ये सुनता है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस अल्फा के लिए इतना करने के बारे में सोचा, लेकिन वो फिर भी अपना बचाव करते हुए कहता है आप एक दिन बहुत पछताएंगे। वांगजी कहता है तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हें वहां पे दिन रात ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। ये बोलते हुए वांगजी विंग के हाथ पैर और मुंह को बांधता है, 2 लोगों को बोल के फिर उसे बग्घी में डालता है। वांगजी खुद उतनी रात को उसे कई टान छोड़ कर आता है ब्रॉथल के पास, जहाँ पे विंग को उतार कर अंदर डाल दिया जाता है और वांगजी और वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं। विंग को अंदर डालते ही वो लोग वहां से निकल तो गए थे। विंग जब वहां की हालत देखता है तो उसकी हालत खराब, वहां पे लड़के और लड़की दोनों ओमेगा थे जो कि वहां पे सर्विसिंग के लिए रखी गई थी। विंग यहाँ नहीं रहना चाहता था, उसे एक कमरे में डाल दिया जाता है और उसके बाद विंग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इधर जब यानरान वांगजी को वापस आते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ। वांगजी बता देता है कि विंग को यहाँ से उसने निकाल दिया है। यानरान बहुत खुश थी क्योंकि यानरान ने वांगजी को मैनिपुलेट किया था इस तरह की वांगजी को ना चाहते हुए भी इतना रात को सेल में जाकर विंग को निकाल कर बोतल डालना पड़ा था। विंग वहां पे खुद को ऐसे ना दुबकाए हुए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। हालांकि विंग को डर तो नहीं लगता है, वो सही का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आते थे। दैट्स वाई वो अपनी सेफ्टी भी नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जो ब्रोथल की हेड थी वो उसके पास आते हुए से कपड़े और ज्वेलरी देते हुए कहती है कि इसे पहन लेना, उससे पहले कि डांस प्रैक्टिस होनी है तो चलो उसे सीखने के लिए। विंग उसे कहता है कि वो नहीं सीखेगा, वो अपने घर जाना चाहता है। लेकिन वो ब्रोथल की जो हेड थी वो कहती है तुम जानते हो एक ओमेगा को अगर एक अल्फा छोड़ देता है बिना बाइट किए या बिना मार्क दिए, बिना अपना सोलमेट बनाए हुए, तो तुम जानते हो उसका कोई नहीं होता। तुम्हें लेने के लिए खरीदार आएंगे तो ले जा सकते हैं, बट अगर कोई नहीं आया तो तुम अब पूरी जिंदगी यहीं रहो। विंग ये सुनना हुआ ही था, वो कहता नहीं वो ये सारे काम में नहीं रहेगा। वो लेडी उसे समझा करके वहां से चली जाती है, पर विंग वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो जिस कमरे में था बशर्ते वो कमरा ज़्यादा 2 मंजिल का मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, और सामने से एक पतली सी ना ऐसे ना हम बोल सकते हैं कि लकड़े के पट्टे जा रहे थे, जिसे देख करके विंग कहता है मुझे यहाँ से बस भागना है, मैं नहीं जानता। इतना बोल करके वो उस कमरे में रखे हुए पर्दे को खोल करके नीचे की तरफ गिराता है, जो कि वो दूसरी सड़क की तरफ खाली सड़क थी जहाँ पे जाता था। विंग उस सारे कपड़ों को जोड़ते हुए उसे पकड़कर नीचे उतर जाता है और आगे बाजार जाने के बाद एक कैब लेता है और अपने फेस को पूरा कवर करते हुए वहां से निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। उसके पास न पैसे थे ना ही कुछ। कुछ कबीले के लोग थे जो कि उस कही टाउन में आए थे मार्केटिंग करने के लिए। विंग को पहले से ही कही टाउन का सारा रास्ता पता था क्योंकि वो कई बार आ जा चुका था, इसलिए वो उस कबीले के साथ शामिल हो जाता है। वो कबीला भी एक ट्राइब था, जैसे कि 20 ट्राइब्स थे, और वो उनके साथ जाने लगता है। वहाँ पे जो हेड मुखिया थी वो उसे देखते ही कहती है बेटा तुम हमारे ट्राइब की नहीं हो। विंग कहता है माता जी मुझे बचाइए, मुझे ब्रॉथल में डाल दिया गया और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता।
वो मुखिया कहती है ठीक है जल्दी से जाओ और ये कपड़े पहन कर आओ। विंग उन्हीं के ट्राइब के जैसे थोड़े से जंगली वेशभूषा वाले कपड़े पहन के आ जाता है, जिसके बाद वो कहती है कि उस कड़घे में चले जाओ क्योंकि उसमें मेरी बेटी है जो प्रेग्नेंट है। विंग उस बग्गी के अंदर चला जाता है, उस कड़घे में जहाँ पे उसकी बेटी बैठी हुई थी, और वो लोग यहाँ से औषधि लेकर जा रहे होते हैं। विंग उसे देखते ही कहता है श्यान श्यान। तो वो उसे देखते हुए कहती है अच्छा तो वीग आप हैं। अब यहाँ पे श्यान श्यान विंग को इसलिए जानती है कि जो उसकी नानी माँ जो थी वो श्यान श्यान कभी कभी उस गांव में चाय पत्ती लेने के लिए आती थी, जहाँ पे चाय पत्ती हर्ब्स वगैरह उगा करते थे और वो लोग वही बेचते थे। इसलिए श्यान श्यान कभी कभी वहाँ आती थी अपने बाबा के साथ में। तो विंग उसे जानता था। श्यान श्यान उसे कहती है आप यहाँ। विंग अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि उसका अल्फा नहीं चाहते कि वो उसके साथ रहे, इसलिए उसने उसे ब्रोथल में डाल दिया और उसके बाद अब वो यहाँ से जाना चाहता है। तो श्यान श्यान कहती है सही कहा अल्फा, खासकर वो जो राजा होते हैं उनकी तो अपनी ही मर्जी चलती है, वो एक शादियाँ करे या 4 शादियाँ करे या 10 करे, बस हमें उनकी बात सुननी होती है, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी हमारा जीवन बस उनके ऊपर ही निर्भर होता है। ये बोलते हुए ये सियान सियान थोड़ी सी इसे मासूम सी शकल बनाते हुए मायूस दिख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है ये तो तुमने सही कहा, पर चॉइस हमारे पास हमेशा होता है। मुझे ब्रोथल में नहीं रहना था, इसलिए मैं भाग आया, क्योंकि मैं कभी भी वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला। और अगर मुझे मेरा अल्फा लेने भी आए तो मैं उस जहन्नुम में तो नहीं जाना चाहूँगा। इतना बोल विंग सियान सियान के साथ आगे बढ़ने लगा था। लान वांगजी जो कि विंग के निकाले जाने के बाद उसे अब लग रहा था कि उसके हाथ में सारी बागडोर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अंकल जब उन्हें इन सभी चीज़ों का एहसास होता है कि उसने कैसे वांगजी ने विंग को राताराती ही यहाँ से गायब कर दिया, तो अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से थे। अगले दिन लान वांगजी को सज़ा सुनाई जाती है, ये बोलकर कि अभी तक तलाक के पेपर पे हस्ताक्षर नहीं हुए थे। अंकल ने वांगजी से कहा कि तुम यानरान के साथ नहीं रह सकते हो, भले ही तुम उसे अपनी उपपत्नी का दर्जा दे चुके हो या लेके आ चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उनके साथ शादी के बंधन में नहीं बंधे हो। इसी वजह से तुम्हें अपनी सज़ा भुगतने के लिए तुम्हें पर्वत पे जाना होगा। वहाँ पे तुम सबसे दूर एक सामान्य जीवन जीने वाले हो और इन सबसे दूर रहने वाले हो। तो वंग जीना चाहते हुए भी कबीले के उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने ये अनजान से विदा लिया और वो पर्वत श्रृंखला में चला गया, जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ था। वहां जा करके वो मेडिटेशन में बैठ गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यानरान जो कि कितनी बार उससे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे मिल नहीं पा रही थी। यानरान को समझ नहीं आ रहा था कि विंग के चले जाने के बाद भी उसे उपपत्नी का दर्जा और उसकी ओमेगा होने का दर्जा भी मिल गया, लेकिन अभी तक वो दोनों के प्रेम संबंध जो कि एक शादीशुदा के होते हैं वैसे नहीं बने थे। इसलिए यानरान हमेशा विचलित रहने लगी थी। अब इधर मिंग्या और वेंचिंग जो कि सीजन के दोनों पत्नियां थे, वो जब यानरान से मिलने आता है तो यानरान उनके लिए टी ऐसे ना इंतजाम करवाती है। यहाँ पे वो लोग बैठ गए हुए थे। वेंचिंग यानरान से कहती है यानरान, मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारे व्यापारियों से लोन लिया है जिन्हें चुकाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो यानदान उन्हें कहती है जी सीजे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर यहाँ पे सेकंड मास्टर आ जाए तो मैं उनसे कह के ये सभी चीज़ों को दूर करवा लूँगी। तो वेंचिंग कहती है क्यों सेकंड मास्टर, तुम्हारे फैमिली के लिए उपयुक्त तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो बस तुम्हारे लिए ही उपयुक्त हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पिता को तो वो मुंह मांगी रकम देकर तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ना। ये सुनकर यानरान को बहुत बुरा लगता है, जैसे कि वो कोई खरीदी गई शोपीस की चीज हो। यानरान अपने गुस्से को काबू करते हुए वो वेंचिंग से कहती है सीजे, आप चिंता ना करें, जब सेकंड मास्टर वापस आ जाएंगे तब मैं उन्हें जरूर कह दूंगी। तभी मिंग्या उसे कहता है ओ अच्छा, तो क्या हमारी शिकायत करोगी जैसे कि विंग की शिकायत लगाई थी? यानदान कहती है आप सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं भी आप सब लोगों की तरह यहाँ पे रहूँ। तो मिंग्याओ कहते हैं तुम किसी बड़े कुल से नहीं हो और तुम यहाँ पे सेकंड मास्टर की उपपत्नी बनने का सपना देख रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देते। तुम्हारी शादी है तो मुख्यमंत्री के बेटे से या फिर सेनापति के बेटे से होनी चाहिए। रानी बनने के लिए तुम्हें उपयुक्त गुण नहीं है। तो यानदान कहती है ऐसा है क्या?
मीरा कहता है ऐसा ही है। अब मैं जो चाय लाया हूँ उसे पियो। यानरान ना चाहते हुए भी उन लोगों के दिए हुए चाय को वो लोग पीना स्टार्ट कर देती हैं। सब लोग चाय पी रहे होते हैं। यानरान को फूलों के स्मेल से एलर्जी थी। हालांकि चाय बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार भी, लेकिन यानरान को जैस्मिन की फूलों से एलर्जी थी। ना चाहते हुए भी वो जब पीती है तो उसे अजीब सा वॉमिट जैसा फील होने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और मिंग्यो कहता है बढ़िया ही, किसी के साथ गलत करके तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है। वेंचिंग कहती है मिंग्याओ गुस्सा करना बंद करो, ठीक है ना। याओ कहता है अगर मेरा बस चले तो मैं तो उसे अभी ही सजा दे दूं, लेकिन ये अगर लानवांग जी की उपपत्नी नहीं होती तो मैं इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल देता। इतना बोल वहां से वो जाने लगता है तो वेंचिंग कहती है आ, 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 माना कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इतना गुस्सा करना उचित नहीं है। अगर हमारे हस्बैंड को पता चला तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। मिंग्यो कहता है इसी बात का तो दुख है कि सीचन अब भी अपने भाई की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उनके भाई किसी की परवाह नहीं करते हैं। इतना बोलने के साथ ही कहता है चलो हम पता लगाते हैं कि आखिरकार विंग कहाँ गया। वैसे भी जब किसी ओमेगा को कोई राजा छोड़ देता है तो उससे कोई दूसरी शादी करने की हिम्मत तो करता नहीं है। वो घर जाते नहीं हैं और उसे सीधा ब्रॉथल भेज दिया जाता है ताकि राजा का जब मन करे वहां जाकर उसके साथ वो एंटरटेनमेंट कर सके। उसके अलावा उसे कोई और हाथ तो लगा भी नहीं सकता, इसलिए हमें देखना चाहिए। इतना बोल मींग्यो और जब हमारा जो विंचिंग था वो दोनों वापस से कई टाउन आते हैं। कई टाउन आने के बाद 2-3 ब्रॉथल में उसे चेक किया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते। चौथे वाले ब्रॉथल जहाँ पे वांग जी ने खुद उसे रिसेंड करा हुआ था, वहाँ आने के बाद जब वो लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि विंग को यहाँ लाया गया था, लेकिन विंग यहाँ नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था तो एक पल के लिए मिंग्यो को अच्छा भी लग रहा था, दूसरे ही पर बुरा भी लग रहा था कि आखिरकार यहाँ नहीं है तो क्या इन लोगों ने उसे बेच दिया या मार डाला, क्या हुआ। मिंग्यो जितने भी ब्रॉथल्स की लड़कियां थे उन सबको बाहर निकलवाता है, उसके हेड को भी, और सबको चाबुक से पीटते हुए कहता बताओ मुझे वो कहाँ है। पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार एक लड़की आते हुए कहती कि मैंने उन्हें खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा था और उसके बाद पता नहीं वो लोगों के बीच में ओझल हो गए। मिंग्यो वो कहता है ठीक है। अब उसके बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर फिर भी बाजार में लोगों से पूछताछ करवाता है कि आखिरकार क्या उसने किसी ऐसे राजशाही फैमिली के एक ओमेगा को देखा है क्या। लेकिन लोग जो कि बस ऐसे अस्त व्यस्तता भरे जीवन जी रहे थे तो किसी ने भी नहीं देखा था। मिंग्यो और वेंचिंग उस दिन खाली हाथ घर लौट आते हैं क्योंकि उसे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि सियान सियान और उस लेडी के साथ में, बूढ़ी लेडी के साथ में, बाकी सारे लोगों के साथ में वो चांगान आ चुके थे। चांगान जो कि पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे ज़्यादातर हीलर लोग ही रहते हैं जो राजवैद परंपरा को फॉलो करते हुए अपना जीवन यापन जीते हैं और बाजार से जड़ी बूटियाँ औषधि वगैरह खरीद कर लाते हैं और उन्हें बनाते हैं और बेचते हैं। चांगहान आने के बाद विंग वापस से उन सबके साथ ही रहने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और जो हमारा विंग है वो 3 मंथ बाद उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खूबसूरत था। विंग को पहले से ही जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उसे पेड़ पौधे की नॉलेज थी अच्छी सी, लेकिन उसे दवाई वगैरह बनाने नहीं आता था। चांगान में जो लोग कि वैद्य लोग रहते थे, इन 3 महीनों के अंतराल पे विंग जो कि साहसी था, मार्मिक नहीं, और वो हर चीज़ को सीखने की हुनर रखता था। उसने धीरे धीरे करके जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सीख लिया और एक उच्चतम दर्जे का वैद्य बन गया। वो एज अ हीलर, हालांकि उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा कम थी, बट फिर भी वो एज अ हीलर लोगों को ट्रीट करने लगा था एक वैद्य के रूप में। और साथ में उसने अपने बच्चे को भी धीरे धीरे राइज किया। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो वापस कहीं जाए या घर जाए या कुछ भी। पहली बात तो ये कि विंग को अपने अल्फा से बिल्कुल भी स्नेह या लगाव नहीं हुआ था क्योंकि वो वन नाइट स्टैंड के तहत ये बच्चा हुआ था। दूसरा, हंग जी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, उसकी वजह से विंग के दिल में उसके लिए कोई जगह थी ही नहीं। तीसरा, वो अपने बच्चे के लिए जीना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो जाए। वो बच्चा जो कि एक अल्फा था। विंग अपने बेटे को गोद में लिए हुए उसे देखते हुए कहता है अपने बाबा की तरह मत बनना, तुम्हारे बाबा बहुत ही जिद्दी, अड़ियल और जाहिल इंसान है, उन्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता। ये बोलते हुए वो थोड़ा सा सैड हो गया था और कहता है
अगर मेरी माँ को पता चला कि मेरे अल्फा ने मुझे छोड़ दिया है तो पता नहीं उन्हें कितना दुख होगा। ये सारी बातें सोचते हुए विंग थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम ज़ोन पे इमोशनल ब्रेकडाउन होना तो होता ही है। वो हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से इधर-उधर हो जाते हैं। विंग अपने बेबी के साथ ही वहाँ पे रह के उससे राइज़ करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो यानरान थी, वो जिस दिन से उसने वो जैस्मिन वाले टी पी थी, उस दिन से उसका सर घूमने लगा था। उसे एलर्जिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी थी। यानरान वैद्य को बुला करके उसने अपना चेकअप भी करवाया था, लेकिन उसे फिर भी ठीक नहीं लग रहा था। जब घर आई तो उसे पता चला कि चाय तो अच्छी थी, लेकिन उसे जो रोज़ तैयार करने के लिए जो मेड आती थी, उसने जो उसके हेयर क्लिप्स थे ना, उसमें धीरे-धीरे करके पॉइज़न लगा करके उसे लगाती थी, जिसकी वज़ह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब हर कोई चाहता था कि यानरान यहाँ से चला जाए, क्योंकि यानरान ने इतनी हद पार कर दी थी कि जो एक ओमेगा है, जो कि आगे जा कर के उपरानी बन सकती है, या फिर वंग जी की पहली पत्नी होने के नाते वो वहाँ पे रह कर के हरम के अलग काम्स कर सकती है, या फिर यहाँ के जितने भी ओमेगा बॉयज़ एंड गर्ल है उसे अलग-अलग चीज़ें सिखा सकती थी। गूसू के लिए वो एक तरह से रानी थी, लेकिन यहाँ पे यानरान ने आकर सब गड़बड़ कर दी थी। यानरान के पिता ने यानरान का तबीयत ठीक करने के लिए वैद्य बुलवाया और उसका इलाज कराना स्टार्ट कर दिया। हालाँकि यानरान के पिता के ऊपर बहुत सारे कर्ज आ गए हुए थे, जिसकी वज़ह से वो खुद परेशान चल रहे थे, और अपनी बेटी की हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा चिंता और गुस्सा आ रहा था। उसने यानरान से कहा, तुम्हें अपने पति के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो लेके गया है, तो अब तुम उसकी उपपत्नी हो। यानरान भी अपने पिता की बात समझ सकती थी, क्योंकि उसके पिता भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, जिसकी वजह से यानरान उनसे विदा लेकर वापस गोसू आती है, लेकिन गोसू में यानरान का कोई वेलकम नहीं करता है। आखिरकार ना चाहते हुए भी यानरान को वंगजी से मिलने के लिए पर्वत जाना पड़ता है। पूरे 1 साल हो चुके थे जब यानरान फिर से वंगजी को देखने के लिए पर्वत आई थी, लेकिन वहाँ पे पहरेदारों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। यानरान चिल्लाते हुए बोलने लगी, लाल वंगजी, अर्गा, मेरी तबीयत खराब है और मैं मरने वाली हूँ। क्या आप मुझसे मिलना भी नहीं चाहेंगे? क्या आपको देखे बगैर ही मैं मर जाऊँगा? ये सारी बातें सुनते ही वंगजी अपनी आंखें खोलते हुए उस पर्वत श्रृंखला से बाहर आता है, जहाँ पे वो दोनों पहरेदार को देखता है। उसे हटाता है उन दोनों डिसिपल्स को और यानरान से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? यानरान उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे खून की उल्टियाँ आती हैं और दिनों-दिनों मेरा तबीयत ख़राब होता जा रहा है। जब वंग जी उसकी हथेली को चेक करता है तो उस पे कोई पॉइज़न से तिलिस्म किया गया था। तो ये देखते ही वंग जी कहता है, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे कि ये तुम्हारे ऊपर आया? ये कर्स है। जिसे सुनकर यानरान डर गई थी और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। वंग जी उसे पैलेस लेकर आता है। राजवैद्य को बुलाया जाता है। जब वो चेक करते हैं तो कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इन्हें ठीक करना मेरे बस का नहीं है। इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी इनका साथ नहीं दे रही है। इनके ऊपर कर्स है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। अब एक ही उपाय है, चांगान से वैद्य को लेकर आइए जो सबसे उत्तम दर्जे के हों। इतना सुनना हुआ ही था तो वंग जी कहता है, चांगान, ठीक है मैं जाऊँगा। ये बोलकर वो अंकल से और गगा से मिलने आता है, जहाँ पे सीचन उसे कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अपने दायित्वों से पीछे मत भागो, लेकिन हाँ, तुम्हारी सज़ा भी पूरी नहीं हुई है। वंग जी हाँ में सर हिलाते हुए विदा लेता है चांगान के लिए। पूरे 6 दिन की यात्रा के बाद वो फाइनली चांगान पहुँच गया था। चांगान पहुँचने के बाद वो वहाँ एंटर करता है उस मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारे लोग छोटे-छोटे दुकान खोल के बैठे हुए थे। वंग जी भी उन सब में ऐसे घुल-मिल गया था और वैद्य के घर का पता पूछने लगा था, जहाँ पे वो लोग उस कबीले की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए वंग जी उस पर्वत के बीच में बसे गाँव में एंटर करता है, जहाँ पे वंग जी को देख कर के, क्योंकि उसे सब जानते थे, घूसू का क्लाउड जो रिबन था वो और कपड़े, जिसे देखकर सब समझ सकते थे कि ये घूसू से है। हेडबैंड देखने के बाद पता चल जाता था कि ये कोई बड़े ओहदे का जो अधिकारी है या फिर कोई और कमर पे लगा हुआ जो वाइट जेट था, जिसके बाद लोग समझ जाते थे कि ये किस पद पे होंगे। वंग जी को देखने के बाद सब लोग समझ गए थे कि ये सेकंड राजकुमार है, इसलिए सबने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए बुलाया गया।
वांग जी वहाँ पे बैठ गया था आराम से। आराम पूर्वक बैठते ही उसने पानी पिया और कहा कि मैं यहाँ के वैद्य को ले जाने आया हूँ, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है। ये सुनते ही थोड़ा-सा वो लोग ये हो गए थे, मायूस हो गए थे और कहते हैं कि हमारे जो राजवैद्य हैं वो नीक लान के लिए चले गए हैं, एक और महावैद्य थे वो जीन कलान के लिए चले गए हैं, तो आप रुकिए, मैं किसी और को बुलाता हूँ। हालाँकि वो एक ओमेगा है तो चल सकता है क्या? तो वो कहता है ठीक है। इतना बोल वो आवाज़ लगाता है, विंग तुम्हें जाना चाहिए। विंग जिसका बच्चा भागते हुए आता है और उसे देखते ही वांग जी सदमे में था, क्योंकि वो बच्चा 1 साल का था जो कि ऐसे क्रॉल करते हुए आ रहा था। वो आकर के वांग जी के पास लिपट जाता है। विंग जब वहाँ पर आता है, विंग ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो उसने जो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं जैसे एक विडो पहनता है वैसे, उसके बाल थोड़े से खुले थे और वो थोड़ा-सा ऐसे मैला लग रहा था। वांग जी ने पहले तो उस बच्चे को उठाया, जो कि उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जब बच्चे को उठा कर के उसने उस तरफ ध्यान दिया जिधर से विंग की आवाज़ आई थी, देखते ही कहता है, "तुम यहाँ?" विंग उसे देखते ही चुपचाप से वो बच्चे ले लेता है और कहता है, "बाबा, आपने मुझे बुलाया?" तो बाबा कहते, राज वैद्य जी तो गए हुए हैं नीए कलान और दूसरे वैद्य भी, और बाकी कोई और है नहीं जो उस तरह से उसको ठीक कर सके, तो तुम्हें गोसु जाना चाहिए।" इस पे विंग कहता है, "नहीं, मैं गोसु नहीं जाऊँगा।" अब वहाँ पे मौजूद किसी को रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मना क्यों कर रहा है, तो कहता है, राजकुमार लान की पत्नी का तबीयत खराब है। ये सुनकर विंग को तो और गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहता है, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं गोसु नहीं जाऊंगा। इतना बोल जब वो जाने लगता है, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, वी पोशियान ठहरो। विंग जो बच्चे को लिए हुए था युवान को उसे गोद में चिपकाए हुए वहीं पे रुक जाता है और कहता है अपने मन में, प्लीज कोई तमाशा मत करो। वांग जी उसके सामने आते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे ओमेगा हो? विंग का तो मन कर रहा था एक थप्पड़ खींच के डाल दे यहाँ पे, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि वांग जी एक राजकुमार है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा था, चुपचाप उसकी गबर गबर बात सुन रहा था। वांग जी कहता है वापस से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी अल्फा की बात माननी चाहिए? इतना सुनना हुआ ही था। सारे लोगों में ना हो हल्ला न स्टार्ट हो गया था। सियान सियान आते ही कहती है, क्या कहा तुमने? राजकुमार लान, आप इसके अल्फा हैं? तब तो अच्छा है कि विंग वहां से भाग आया। क्यों, कोई अल्फा अपने ओमेगा को ब्रॉथल छोड़ के आता है क्या? आप किस तरह के इंसान हैं? खुद को राजकुमार कहते हैं और उसका अल्फा भी बोलते हैं। क्या आपने अल्फा वाली एक भी ड्यूटी पूरी की है? एक रात बिताने के बाद आपने इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और अब आप कह रहे हैं। वांग जी कहता है, ये बच्चा मेरा नहीं है। विंग कहता है, खबरदार खबरदार, अगर मेरे बच्चे को नाजायज या कुछ और कहा तो यहाँ से दफा हो जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। वांग जी जो कि खीस खाते हुए कहता है, तो तुम्हें देखना कौन चाहता है? इतना बोलकर वो कहता है, कोई और बैद है तो लाओ। गाँव वाले कहते हैं, अगर आपको ले जाना है तो इन्हें ही ले जाना होगा, क्योंकि सारे बैद चले गए हैं और 7-8 दिन बाद आएंगे, तो फिर आप आइएगा और उन्हें ले जाइएगा। वांग जी जिसके पास कोई चॉइस नहीं था, वो विंग और बच्चा को वैसे ही खींचता है, कहता है, हमारे साथ चलो। तो विंग कहता है, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? इतना बोलकर वो विंग को वहां से सीधे तलवार पे उठाता है एंड देन हवा में फ्लोट कर लेता है। सारे लोग बस देखते रह गए थे, क्योंकि किसी के पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। विंग जब छटपटा रहा था तो वांग जी कहता है, हिलो मत। विंग कहता है, छोड़िए हमें, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। पर वांग जी कहता है, पहली बात तो ये, तुम मानो या ना मानो, अगर वो उस रात का है तो ये देखा जाए तो बच्चा मेरा है। और दूसरा, तुम्हें एक वैद्य होने के नाते तुम्हें ये समझना चाहिए कि लोगों का सेवा करना तुम्हारा काम है। विंग कहता है, खासकर उसके जिसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। वांग जी जो कि अभी बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, जो स्पेल होता है ना मुंह बंद करने वाला, वो विंग के ऊपर लगा देता है, जिससे कि विंग मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और पूरे रास्ते वांग जी ने अपने जो आध्यात्मिक स्ट्रिंग थे उसके हाथ और बेबी को एक साथ ही बांध दिया हुआ था, उसे लेकर के वो ऑलमोस्ट एक एक दिन पूरा ट्रैवल करता है तलवार पर ही। और पूरा ट्रैवल करने के साथ ही रात के 12-1 बजे के आसपास गुसू में सीधे वो पैलेस के पास ही एंटर करता है।
डायरेक्ट वहाँ पे आते ही विंग लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग को बचाने के बजाय बेबी को बचाता है और फिर उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वहाँ पे से उसके सारे स्पेल्स को हटाते हुए कहता है कि यानरान को चेक करो, उसे क्या हुआ है। विंग जब धीरे धीरे करके यानरान को चेक करता है तो यानरान की बॉडी में पॉइजन था, जिसे देखते हुए कहता है इसे जहर दिया गया है और इसे कर्स लगा है। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ, इसे ठीक करो। तो विंग कहता है इस कर्स को वही उतार सकता है जिसने दिया है, मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी नहीं है। जहाँ पे वांग जी से कहता है तो फिर पता करो। विंग कहता है मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष नहीं है। वांग जी कहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। विंग कहता है क्या आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं यानदान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर विंग कहता है अगर आपको मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बनानी है या बढ़ानी है तो आपको मेरे साथ सोना होगा। वांग जी चिल्लाते हुए कहता वी इंग। विंग कहता मैंने कहा था ना आप नहीं कर सकते। अगर दूसरी बात ये कि मैं आपका डिसापल्स भी नहीं हूँ, और तीसरी बात ये कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो मैंने तलवारबाजी नहीं सीखी है और बाकी आर्चरी और ये कुछ भी नहीं सीखा है, जिसकी वजह से मेरे गोल्डन कोर भी मजबूत नहीं है। तो मैं कैसे अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र करूँ, और आप कर नहीं सकते। हम जी कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊँ तो। विंग कहता है आपको मेरे साथ रोज़ सोना होगा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे अंदर ट्रांसफ़र करनी होगी, तब जा कर के मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इसे सीन कर पाऊँगा, इसके कर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर पाऊँगा। हालाँकि मैं इसके लिए दवाई बना देता हूँ, आप इसे दीजिए ताकि ये थोड़े दिन जीवित रहे और आपके साथ समय बिता सकते हैं। महाराज इतना बोल विंग अपना बच्चा लेने ही वाला था तो वांग जी कहता है तुम्हें ये बच्चा तब मिलेगा जब यानदान ठीक हो जाएगी। विंग कहता है अगर मेरे बच्चे के साथ आपने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग का पूरा ऑरा और एटीट्यूड, पहले भी वो बोल्ड था और अभी भी वैसे ही है। वांग जी कहता है तुम और ज़्यादा बोल्ड हो गए हो। विंग कहता है और खूबसूरत भी दिखना है आपको। इतना बोल अपना कपड़ा वहीं पे उतार देता है, जहाँ पे यानरान ये सभी चीज़ें देखते हुए आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए हुए बस घूर कर देख रहे थे। जहाँ पे विंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है क्यों, तुमसे ज़्यादा अच्छी है ना यानरान। वांग जी बस उसे घूर कर देखता और ऊपर से नीचे तक, जो कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो कि विंग नोटिस कर पा रहा था। वापस से अपने सभी कपड़ों को ठीक तरीके से पहन लेने के बाद कहता है अगर आपका मन करे तो रात को आ जाइएगा। वांग जी कहता है और अगर ना करे तो। विंग कहता है मैं चलता हूँ। इतना बोलने के साथ ही जैसे ही वो वहाँ से कदम रखने वाला था, वांग जी कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। विंग जो कि उसे देखते ही कहता है आप हर बार मुझे कैद नहीं कर सकते। वांग जी कहता है पहली बात ये कि मैंने तुम्हें ब्रॉथल छोड़ा था, उस वक्त मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी तुम मेरे ओमेगा हो और साथ में मेरी पहली पत्नी भी। तो विंग कहता है क्या होता अगर वो जे ब्रॉथल में बाकियों की तरह छोड़ देते तो, मेरा भी तो। इतना बोल वो चुप हो जाता है, जहाँ पे वांग जी के पास कोई जवाब तो नहीं था, ना ही शर्मिंदगी थी, कुछ नहीं था। वो एटीट्यूड के साथ में कहता है कुछ हुआ तो नहीं ना। विंग कहता है होने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जैसे दरिंदे इंसान को कोई डिजर्व कर सकता है क्या, ये अनरान ही सही है। अच्छा होगा ये जिंदा रहे और तुम्हें झेले। ये बोलकर विंग अपना बच्चा लेकर अंदर वाले चैम्बर में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसे ये लड़ नहीं पाएगा। दैट्स वाई इधर वांग जी यानरान के पास बैठकर उसे कहता है तुम ठीक हो जाओगे। जहाँ पे यानरान उसे बहुत गुस्सा आ रहा था फिलहाल से, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। विंग कुछ दवाइयों का लिस्ट तैयार करता है, जहाँ पे उसे वो सारा सामान लेना था, क्योंकि वांग जी उसे बस ऐसे उठा पुठा के ले आया था, जहाँ पे वो कुछ लेके नहीं आया था। बाहर आते ही वो वांग जी के पास वो पर्चा डालते हुए कहता है ये सारा सामान चाहिए दवाई बनाने के लिए, और अगर नहीं ला सकते हो तो यकीन मानो वो मर जाएगी। जहाँ पे वांग जी खींचते हुए कहता है विंग। विंग कहता है क्या विंग विंग लगा रखे हो, हाँ विंग विंग विंग। उसके बाद वो वापस अंदर चला जाता है। यानदान जब वो सभी चीज़ें ले वांग जी यानरान के लिए वो सभी चीज़ें लेने जब चला जाता है तो विंग अपना बेबी लेकर के लैन किरण के पास आता है, जो कि पूरे 1 साल बाद जब उसके सामने में विंग और वो बच्चा था, जिसे देखते ही लैन किरण भावुक होते हुए कहते हैं विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है अंकल। लैन किरण कहते हैं मैं खुश हूँ तुम कोसो वापस आ गए। तो विंग कहता है मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द जाना है। मैं यानरान को ठीक कर दूँ फिर मैं चला जाऊँगा। जहाँ पे सीचन उसे बधाई देते हैं एंड देन साथ में वेंचिंग और मींगे को अभी तक बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए सीचन कहते हैं कि एक और मींगे और सीचन
दोनों मीगे और वेंचिंग को देख लें। तो विंग कहता है जी। इतना बोल करके वो वहाँ से सीधे मीगे और वेंचिंग को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो हमारा विंग है ना वो कहता है याओगा, क्योंकि जो हमारा मींगा है वो बच्चा नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीचन ने ना चाहते हुए भी वेंचिंग से शादी की और दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। तो वेंचिंग से कहती है कि आप बच्चे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और अगर आप चाहें तो कंसीव कर सकते हैं। मींगे थोड़ा सा सैड हो गया था, इसलिए विंग उसे कहता है आप कुछ दवाई वगैरह चलाएंगे तो आपको भी बच्चा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही हो जाए, आपको लंबा इलाज की ज़रूरत है। मिंगेओ इस उम्मीद को सुनने के बाद बहुत खुश था, जहाँ पे सीजन को लग रहा था कि बाद में ही सही लेकिन कम से कम मिंगेओ का बच्चा तो होगा। इसलिए वो विंग को इलाज करने के लिए कहता है और वेंचिंग के बारे में जानकर उसे अच्छा लग रहा था। वो मिंगेओ से पूछता है कि पहले तुम बच्चा देना चाहोगे या फिर वेंचिंग, जहाँ पे मिंगेओ कहता है मुझे होने में या ना होने में शायद बहुत वक्त लग जाए या शायद ना हो, पर मैं ये नहीं चाहता कि आपको पिता कहने वाला कोई ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जहाँ पे वेंजिंग खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो फैसला लेगा वो मिंगिया ही लेगा और कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए तो स्टीचन मिंगिया को गले लगाते हुए उसे कंसोल करते हुए पहले शांत कराता है, फिर वेंजिंग को गले लगा लेता है, जिसे देखकर विंग को अच्छा लग रहा था। कम से कम ये दोनों मेगा एक दूसरे को समझते तो है, लेकिन वांग जी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, वो ओनली फॉर नियांद्रान नियांद्रान कर रहा था। अब इधर जो हमारा विंग है ये सब कुछ करके जब घर वापस लौट रहा था, तो वांग जी भी तब तक सामान वापस लेके आ गया हुआ था। जैसे देखते ही भी वो सारा सामान लिए वहां से चला जाता है। वो बच्चे को रख करके पालना में और वापस से काम करने में लग गया था, जहाँ पे हमारा युवान थोड़ा सा नोटोरियस बच्चा था। वो बाहर आकर के सभी चीज़ों को छूटने की कोशिश कर रहा था और अंदर रो रहा था, जिसे सुनकर वांग जी ना चाहते हुए भी अंदर आ जाता है। विंग को देखता है जो कि औषधि बनाने में व्यस्त था। वांग जी युवान को गोद में लेकर के उसे चुप कराते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो यानरान के साथ में खेल रहा था। यानरान जब वांग जी के गोद में वो बच्चा देखता है तो उसे जलन, गुस्सा, ईर्ष्या सब एक साथ ही हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और चुपचाप वांग जी को खेलते हुए देख रही थी। जहाँ पे यानरान ने वांग जी से कहा कि अगर मैं नहीं बची तो क्या होगा, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है ऐसा मत बोलो, तुम सुरक्षित रहोगी, समझी ना। यानदान कहती हैं पता नहीं मैं सुरक्षित रहूंगी भी या नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ समय बिताऊं और मैं भी आपको बच्चा दूं, लेकिन लगता नहीं कि मैं दे पाऊंगी। तो वांग जी उसे सांत्वना देता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दे पाई तो क्या हुआ, पर फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यानदान यानदान उसे देखते हुए कहती है वांग जी आप मेरे साथ एक बार भी नहीं सोए और आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे बच्चा दे सकते हैं। आपने बस मुझसे शादी की है, लेकिन आपने मुझे उपपत्नी का दर्जा भी दिया है, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वो हमारे बीच है ही नहीं। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। ये बोलते हुए हमारा वांगजी यानरान को कंसोल करते हुए वापस से जो हमारा युवान था उसे सुलाने लगा था, ताकि वो सो जाए और इधर विंग जो है वो चुपचाप अपना काम करे। इधर जो हमारा युवान है वो बस सो ही रहा होता है, पर धीरे से मुंह में उंगली लिए हुए था और इधर उधर देख रहा था, वो चक्का बच्चा कहीं का। बहुत ज़्यादा आराम से वांगजी अपने बेटे को गोद में लेकर के सुला रहा था, जहाँ पे हमारा युवान उचक्का बच्चा बन के इधर उधर उछल रहा होता है और आसपास की रखी हुई चीज़ों को पकड़ने के लिए वांगजी के कैद से आज़ाद होना चाह रहा था। होते हैं छोटे बच्चे छूट के एक सामान छीनने के लिए जो भागते रहते हैं, वैसे वांगजी फिर भी उसे होल्ड किए हुए थपकियां दे रहा था, ताकि वो रिलैक्स्ड रहे और सो सके। विंग आराम से सारे औषधियों को चूरा बना करके उसकी गोलियां बनाना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा तब तक वांगजी ने युवान को पकड़ा हुआ था। वो सभी चीजें करने के बाद विंग उस गोलियों को सूखने के लिए आग के भट्टी के पास रखता है, जो वहाँ पे दवाई बनाई जाती है। वो सब कुछ कर लेने के बाद वापस से उसे डब्बे में पैक कर देता है और सारा सामान को समेटने के बाद क्लीनिंग कर लेता है। उसके बाद आते ही वो वांगजी से अपना बच्चा मांगता है, जहाँ पे युवान सो चुका था और वांगजी कहता है कि उसे बेड पे सुला देते हैं। ये बोलकर वांगजी जो मेन चैम्बर था जहाँ पे वांगजी रहा करता था, उस चैम्बर में ले जाकर युवान को सुला देता है, जिसकी वजह से भी गेट पे ही रह जाता है। बाहर आते ही वो गुस्सा होते हुए कहता है आपने उसे अंदर क्यों सुलाया, आपने तो कहा था कि ये बच्चा आपका नहीं है। वांगजी कहता है ये बच्चा जिसका भी है मैं पता लगा लूंगा, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है क्यों, वापस से मुझे ब्रॉथल भेजना है
या फिर कुछ और करना है, या फिर काल कोठरी में डालना है? वांग जी कहता है, अगर यह अनजान ठीक नहीं हुई तो तुम्हें तो वो सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा वापस से। इसलिए जाओ और जाकर अपना काम करो। विंग वो बनी हुई दवाई को ला करके यानरान के मुंह में डालकर उसका मुंह बंद कर देता है गुस्से के मारे। हाँ, उसके बाद कहता है, लो हो गया, 2 खुराक हैं और इसे सुबह शाम देना होता है। लीजिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा डब्बा और बदले में मुझे इसके पैसे दीजिए, मैं जाऊँ यहाँ से। वांग जी कहता है, मैंने कहा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इतना बोल वांग जी बाहर चला जाता है, जहाँ पे गुस्से में दांत पीसते हुए ही उसे देखता है और कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम। फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है और वापस से युवान के पास चला जाता है, क्योंकि वो गुस्से में जाके बैठ गया था। वांग जी यानरान के लिए सूप लेकर आता है। विंग के लिए सारा खाना अंदर भिजवा देता है। यानरान को उठाकर वांग जी उसे सूप पिला रहा होता है, जहाँ पे यानरान उसे कहती है, मेरी वजह से आपको अपना मेडिटेशन छोड़कर यहाँ आना पड़ा। क्या अंकल नाराज है? वांग जी कहता है, वो मैं बाद में कर लूँगा, मुझे कैसे भी करके उसे पूरा ही करना है ना, तो मैं कर लूँगा, ठीक है? तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोल वापस से उसे आराम से सुला देता है। दवाई लेने की वजह से यानरान गहरी नींद में जा चुकी थी। इधर विंग, जो कि बस उस खाने को घूर घूर कर देख रहा था और वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। उसे युवान के लिए दूध बनाना था, इसलिए वो पीछे के रास्ते से किचन में चला जाता है, क्योंकि उसे किचन का रास्ता पता है। जा करके वहाँ पे दूध गर्म करता है ताकि वो युवान को लेकर पिला सके। फिर वो वापस अंदर आता है तो वांग जी गुस्से में खड़ा था वहाँ पे, जिसे देखकर विंग कहता है, क्या बात है? वांग जी कहता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया? विंग कहता है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। आई थिंक से आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे कमरे में रहने की या आने की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, तुम भूल रहे हो, ये मेरा कमरा है। जिसपे विंग कहता है, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। इतना बोल युवान को वो दूध पिल ऐसे मुंह में डाल के बाहर लेके जा रहा होता है, तो वांग जी कहता है, तुम पिला सकते हो। विंग कहता है, जी शुक्रिया, पर मैं यहाँ नहीं पिलाने वाला। इतना बोल वो बाहर चला जाता है, जहाँ पे युवान को दूध पिलाने के बाद युवान वापस से सो गया था और विंग वापस आकर युवान को उसी बेड पर लिटा देता है और वो सारा खाना को बाहर ले जा रहा होता है। तो वांग जी कहता है, "अच्छा, तुम इसे नहीं खाने वाले हो?" विंग उसे घूर कर देखता है और बाहर जाकर टेबल पे खाना रख देता है। अब हालांकि खाना देखने में अच्छा ही लग रहा था, उसे भूख भी लगी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें उठाकर वो खाने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसके बगल में आके बैठ गया था। उसके आते ही कुछ सर्वेंट्स उसके लिए दूसरा कटोरा और चॉपस्टिक ले आ देते हैं, जहाँ पे विंग उसे कहता है, क्या आप मेरे साथ खाने वाले हैं? इस पे वांग जी कुछ भी नहीं जवाब देता है और चुपचाप उठा के खा रहा था, जहाँ पे विंग थोड़े अजीब अनमने ढंग से खाना को फिनिश कर रहा होता है। वांग जी बस उसे देख रहा होता है बहुत ही गौर से। वांग जी ने विंग को बस वेडिंग नाइट के बाद उसने कभी उसे ध्यान से देखा ही नहीं था और ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन आज विंग ने जिस तरह से टाइट कपड़े पहने थे, जिससे कि उसकी बॉडी फिट पता चल रही थी, लंबे खुले बाल, एक अलग ऑरा, देखने में काफी खूबसूरत, ये सारी चीजें वांग जी नोटिस कर रहा होता है। अब वापस से वो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वो चला जाता है वहां से। अंकल उसे कहते हैं कि अब क्या इरादा है तुम्हारा? वांग जी उसे कहता है, यानरान जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मेडिटेशन के लिए नहीं जाने वाला है, बाद में वो अपनी यात्रा कबूल कर लेगा। अंकल भी इस बात पे अग्री कर जाते हैं, क्योंकि अंकल को पता चल गया था कि जो हीलर है वो कोई और नहीं बल्कि विंग है, पर वांग जी ने अभी तक नहीं बताया था। सीजन आते ही कहते हैं, वांग जी आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? हाँ। वांग जी कहता है, क्या मतलब है आपका? इस पे सीजन कहते हैं, तुम हीलर लाने गए थे ना, तो तुमने विंग को क्यों उठा कर लाया? वांग जी कहता है, मैं हीलर लेकर ही आया हूँ। सीजन आश्चर्य में होते हुए कहते हैं, तो क्या विंग वैध है? वांग जी कहता है, हाँ वो एक वैद्य है। तो सीजन कहते हैं, ठीक हो जाने के बाद जहाँ से उसे लाए हो उसे वापस छोड़ कर आना। वांग जी जी बोलकर वहां से चला जाता है। अंकल कहते हैं, हाँ, ये इस तरह से बोलकर गया है, क्या इरादा हो सकता है? तो सीजन कहते हैं, अगर इस बार इसने विंग के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, यकीन मानिए मैं बस इसे मेडिटेशन करने के लिए नहीं भेजूंगा, मैं इसे यहाँ से बर्खास्त कर दूंगा। अंकल कहते हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं इसे यहाँ से बर्खास्त कर दूं, लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भूलो मत, उतना ही अधिकार इसका भी है जितना तुम्हारा है। सीजन कहते हैं, इसी बात की तो चिंता है मुझे और कुछ नहीं, पर इसने जो विंग के साथ किया वो काफी गलत है, मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाला। वांग जी के कानों में ये सारी आवाजें आ रही होती हैं
वांग जी खींचते हुए अंदर आता है। विंग के बालों को खींचते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे काटना शुरू कर देता है और कहता है, तुम यही चाहते हो ना, हाँ, कि मैं तुम्हारे साथ ये करूं। विंग अपनी पूरी कोशिश लगा रहा था, लेकिन वांग जी ने इतने ज़्यादा अग्रेसिव फेरोमोन्स छोड़े थे कि विंग उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। वो बेहोश होने के कगार पर था, नाक से ब्लड आने लगे थे। जिसके बाद वांग जी, जो कि युवान सो रहा था, विंग को लेकर बाहर के बरामदे में चला जाता है, जहाँ पे ऐसे ही एक सिंपल सी कारपेट लगी थी जो कि विंग ने दवाई वगैरह सुखाने के लिए बिछाई थी। उस पे पटकते हुए उसे उसके साथ वो ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है, जो कि विंग बहुत छटपटा रहा था, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं मान रहा था। विंग जब बहुत ज़्यादा हिलना डुलना बंद नहीं कर रहा था, तो वांग जी ने अपने फोरहेड रिबन से उसके हाथ बांधे और फिर उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से विंग चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वांग जी कहता है, मेरी मर्जी, मेरा मन। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि युवान अकेला ना रहे, है ना। विंग कहता है, पर आपको तो वो नहीं चाहिए था ना। वांग जी कहता है, वो जिसका भी बच्चा है मैं उसे अपना लूंगा, पर अब मेरा बच्चा करना होगा तुम्हें। ये बोलकर वांग जी फिर से उसके साथ नोटिंग करना स्टार्ट करता है, जबरदस्ती। विंग, जो कि बहुत ज़्यादा करा रहा था, पर वांग जी नहीं सुन रहा था। यह सब कुछ कर लेने के बाद उसे छोड़ देता है और उठ के बैठते हुए कहता है, अगर इसे गिराने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं रोज़ तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा, तब तक जब तक कि तुम मुझे दूसरा बच्चा नहीं देते। विंग हाँ करके उसे देख रहा था और कहता, क्या बकवास कर रहे हैं। वांग जी कहता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि युवान को अकेले नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर वांग जी उसे घूर कर देखता है, जहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर इतने सारे निशान देखकर वांग जी को अजीब से सुकून मिल रहा था, और वो उसे कहता है, मैं रात में आऊँगा। वहाँ से वो चला जाता है मेडिटेशन करने के लिए। पश्चाताप की आग में चलता हुआ वांग जी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ यानरान का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था दिनों दिन, वहीं दूसरी तरफ विंग के साथ उसकी जाति बढ़ती ही जा रही थी। यानरान के लिए विंग दवाई बनाता और उसके लिए सूप वगैरह औषधि वगैरह बना कर देता, जिसे वांग जी उसे पिलाता और ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन यानरान की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वो जो जौहर था स्टार्टिंग से जब उसे दिया गया था वो पहले बहुत कम असर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे शरीर कमज़ोर हो रहा था, पूरे बॉडी में फैल चुका था, और इस दवाई की वजह से वो ठीक हो ही नहीं पा रहा था। दूसरी बात कि वो पॉइज़न जो दिया गया था वो कोर्स वाला था, जिसकी वजह से जब तक जिसने दिया नहीं था वो उतार नहीं सकता था। वांग जी के दिमाग में घूम रहा था यानरान के लिए कि अगर विंग के साथ वो ऐसे इंटीमेट होता रहेगा तो शायद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो शायद वो दे पाएगा। इसी वजह से लगातार 15 दिनों तक वांग जी विंग के साथ जाती करता रहा, ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सभी थिंग्स कर रहा था, और कभी-कभी इच्छा होने पे भी कर रहा था, कभी-कभी उसे देखने के बाद भी कर रहा था। आज वांग जी फिर से विंग के साथ बाथटब में ये सभी चीज़ें कर रहा था, जहाँ पे पानी की आवाज़ और विंग का चिल्लाना, वो सभी चीज़ें यानरान की आँखों में जा रही थी, कानों में जा रही थी, और वो उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी उसके बालों को खींचते हुए कहता है, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी-सी तो बढ़ी होगी, उसे ठीक कर दो। विंग उसे देखते हुए कहता है, ये सब कुछ उसके लिए है ना? वांग जी कहता है, हाँ, उसके लिए है, उसे ठीक कर दो। विंग, जो कि जल गया था एकदम बहुत बुरी तरीके से, कहता है, तो फिर मेरे साथ क्यों करते हो? उसी के साथ करके खुद की उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकते हो ना, ताकि वो लड़ पाए। क्यों? मैं क्यों करूँ? आप उसके अल्फा हैं, आपको उसके लिए करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो उसका कर्ज अपने ऊपर ले लीजिए। वांग जी कहता है, अगर ऐसा है तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? विंग कहता है, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप क्या करते हैं। आप भी मानते हैं ना कि आप मेरी बॉडी के बिना नहीं रह सकते, हैं ना? वांग जी उसे अवाक होकर देख रहा था। ये बात तो सच है कि स्टार्टिंग में तो वांग जी उस विंग को ऐसे पनिश करने के लिए ये सभी चीज़ें कर रहा था, पर बाद में उसकी अट्रैक्टेड वो होता जा रहा था। उसे देखने के साथ ही वो उसे हार्ट फील होना, ये सभी चीज़ें स्टार्ट हो गया था। और अब जब विंग ने बोला था तो वांग जी बस देख रहा था। विंग कहता है, मैं जानता हूँ। इतना बोल वो बाहर निकल जाता है। कपड़े गीले वगैरह थे जो कोई पहन रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए दांत पीसते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब दूसरे बच्चे की तैयारी करो। इतना बोल वांग जी फिर से उसे गोद में लेते हुए, एक तो उस दिन नोटिंग किया था जिसके बाद ये रोज कर रहा था, तो थोड़ा सा संभला नहीं था, वो ऐसे ही खत्म हो गया था। पर अब वांग जी बहुत सीरियस था। उसने विंग को फिर से वापस से नॉट कर दिया था, जिसके बाद विंग उसे पीट रहा होता है और छोड़ने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसको ऐसे ही वॉशरूम में छोड़ करके बाहर आ जाता है। आने के साथ ही वो यानरान को देखता है,
जो कि वो बहुत पतली दुबली सी अजीब सी सूखड़ी सी हो रखी थी। वांग जी अभी भी सिर्फ पजामे में था। उसके कंबल को हटाते हुए कहता, यानरान, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। ये सुनकर विंग बस वॉशरूम में ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया। उसे तो लगा था कि वांग जी और यानरान का रिश्ता कहीं हद तक आगे बढ़ा होगा, लेकिन विंग उसे बुरा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और वो अपनी आंखें बंद किए हुए बस वहाँ पे बैठा हुआ था, अपने आप को समेटे। वांग जी फिर से उसे कहता है, यानरान, यानरान। वांग जी का हाथ रोकते हुए कहती है, हाँ, मैं चाहती तो हूँ, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे पता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो उसके बदले में आपको भी भुगतना पड़ता है। कर्मा रिपीट होता है और आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो यानरान कहती है, मैंने किया, मैंने जानबूझकर गलत किया। उस दिन उस दिन विंग के कमरे में जो गया था, वो उसे मैंने ही भेजा था, ताकि उसे सबके सामने गलत साबित कर सकूं। उसकी खूबसूरती को देखकर मुझे उसे जलन हो रही थी कि एक एक ओमेगा जो इतना खूबसूरत, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। यकीन मानो, मैं उसे जान से मरवा देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मैं पकड़ी जाती। इसीलिए मैंने बस उसे आपके नज़रों से नीचे कर दिया, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा। मैंने ही आपको उसे ब्रॉथल भेजने के लिए उकसाया, उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। लेकिन उसके बाद अंकल ने आपको सजा के तौर पे मुझसे दूर कर दिया, और मैं इस कॉज का शिकार हो गई। मुझे नहीं पता ये किसने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है, आई एम श्योर मुझसे बहुत नफरत करती होगी या करता होगा। और अब मैं बच नहीं सकती। मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। मैं बस आपसे इतना इतना बोलते हुए यानरान हिचकियाँ लेने लगी थी और कहती है, मैं मैं बस आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने ओमेगा को अपना लें, क्योंकि वो आपका ही बेटा है। आपको याद है ना, आपने फर्स्ट नाइट उसके साथ बिताया था। लेकिन मैंने आपको गुमराह कर दिया। वांग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो कहता है, यानरान, ये तुमने क्या किया। यानरान कहती है, वो वो तैयार था आप आपके साथ मुझे बांटने के लिए, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। मुझे बस आप चाहिए थे, वो नहीं। लेकिन मैं इतना बोलने के साथ ही यानरान धीरे 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 करके अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि वो अंदर अंदर बहुत घुट रही थी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, खासकर ये सभी चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए। ऐसा नहीं था कि यानरान को पता नहीं थी कि वांग जी विंग के साथ क्या कर रहा है। भले ही उसे ये पता था कि शायद से विंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से यानरान को ठीक कर दे, लेकिन उसे ये बुरा लग रहा था कि उसने वांग जी के लिए इतना सब कुछ किया, सिर्फ उसके साथ रहने, उसके साथ समय बिताने, उससे प्यार पाने के लिए, लेकिन बदले में उसे वो कुछ मिला ही नहीं। और वो सब कुछ वापस से विंग को मिल रहा था। जब अंदर से इंसान अपनी उम्मीद खो देता है तो वो मौत की चरम सीमा खुद ही लांघ जाता है। और कर्ज की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा और बिगड़ गई थी, और फाइनली वो दम तोड़ चुकी थी। वांग जी के हाथ में बस यानरान था, और वो सोच रहा था कि आखिरकार किसने किसने उसे ऐसा कोर्स दिया है जिससे कि इससे मौत वो मर रही है। ये सभी चीज़ों को सोचते हुए यानरान को लेकर के वांग जी कब्र कर देता है, जहाँ पे विंग जब थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो वांग जी को ऐसे शांत बैठा हुआ देखता है, जिसे देखकर विंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, आप ठीक है। वांग जी उसे खींच कर गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। विंग चुपचाप एक बुद्ध बना हुआ था, जैसे कि उसकी आत्मा ना निकल के भाग गई हो। वो कोई शब्द नहीं बोलता है और बस वांग जी को रोने देता है। वांग जी जो कि यानरान को बहुत पसंद करता था, उससे प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था अच्छे से, जैसे कि उसने विंग के साथ में की थी, लेकिन ऐसा कुछ उसके साथ नहीं होता है। लास्ट में पूरे पैलेस में बता दिया जाता है कि यानरान मर चुकी है। सारे लोग यानरान की अंतिम विदाई के लिए तैयारियां करते हैं। अगले दिन शाम तक यानरान मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी थी। उसके पिता भी, जो कि वहाँ पे बैठे हुए थोड़े से मायूस दिख रहे होते हैं। वांग जी जो कि नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी हालत से गुजरे, इसलिए उसने सबको जाने के लिए कह दिया, साथ में उसके पिता को भी।
वांग जी अपने पैलेस में आता है तो विंग अपना सारा सामान बांध रहा था। वांग जी उसे कहता है, क्या तुम जा रहे हो? विंग कहता है, मैं बस यहाँ पे मरीज के लिए आया था। अब रोगी इस दुनिया में नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से मैं किसी दलदल में नहीं जाना चाहता। मुझे चांगान वापस जाना है। वांग जी उसे देखता है और कहता है, तुम नहीं जा रहे हो। विंग कहता है, आपकी नहीं चलेगी। आपने एक बार पहले ही मुझे यहाँ से निकाल दिया है, जिसके बाद आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वांग जी कहता है, भूलो मत, मैं तुम्हारा आल्फा हूँ, प्लस यहाँ का राजा हूँ। यहाँ पे शासित हर जगह मेरी है। तुम किसी भी जगह चले जाओ, वो हर जगह मेरी है। तो तुम्हें उसका कर देना होगा, रहने का किराया देना होगा, सब कुछ। विंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है, आप मेरे साथ जाती कर रहे हैं। वांग जी कहता है, दोबारा डाल के आओ वहीं जहां से भागे थे। विंग बस उसे घूरते हुए कहता है, खराब का बच्चा क्या वहीं पलेगा? इस बार तो ये नहीं कहोगे ना कि ये बच्चा किसी और का है? हाँ। वांग जी से कहता है, तुम नहीं जा रहे हो, बस बात खत्म। इतना बोल वो विंग को वापस से उसी कमरे में बंद कर देता है और कहता है, अगर यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल तालिस्मान चारों तरफ से लगा देता है, जो कि विंग उस एरिया से बाहर जा ही नहीं सकता था। विंग खींचते हुए कहता है, आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन वांग जी युवान के बगल में जाके सो जाता है, क्योंकि उसे यान रान के जाने का बहुत दुख हो रहा था। विंग अपने आप से कहता है, मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। उसके बाद वापस से वो दवाई बनाने चला जाता है, क्योंकि उसे दवाई बनाना बहुत पसंद था। इधर मिंग याओ वेंजिंग के साथ बैठ करके वापस से उस जैस्मिन टी को पी रहा होता है और वेंजिंग से कहता है, वैसे हाँ जी, उस कॉर्स को किसने लगाया होगा जिससे कि यानदान की मौत हुई? तो वेंचिंग उसे देखते हुए कहती है, उसके पिता ने। तो मिंग्या कहता है, क्या? तो खुद महाराज गए थे और वो सीजन की बात कर रहे हैं। गया था उसके पास ये बोलने के लिए कि अपनी बेटी को घर सही सलामत लेकर जाने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो चाहता है कि उसका व्यापार स्थल नष्ट ना हो और काम कारोबार उसका चलते रहे और जितना भी कर है वो सब माफ़ कर दे, तो उसे ले जाए। जब यानदान उससे मिलने के लिए गई थी तब उसके पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं मानी और दोबारा वांग जी के पास आने के लिए तत्पर थी, तो ना चाहते हुए उसके पिता ने तालिस्मान का यूज़ किया। उसे लगा था कि ये बस 2-3 दिन के लिए रहेगा, लेकिन उस पे जो लिखा मंत्र था उसने उल्टा असर कर दिया। क्योंकि जो यानरान थी वो बुरी प्रवृत्ति की थी, बुरा सोच रखती थी, लोगों का हानि करती थी, दूसरे को झूठ बोलती थी, दूसरे के लिए हमेशा बुरा ही सोचती थी। इसी वजह से वो जो तालिस्मान था उसने अपने बस में कर लिया, उसके माइंड को कंट्रोल किया और उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहा। अब हालांकि उसकी बॉडी कमज़ोर थी, इसी वजह से वो इसे ज़्यादा झेल नहीं पाई और गुजर गई। मिंग्या कहता है, तो एक पिता ने ही अपनी बेटी की जान ले ली? तो पेंचिंग कहती है, हालांकि ऐसा कह सकते हो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मिंग्या कहता है, जब वांगजी को पता चलेगा तब क्या होगा? वेंजिंग कहती है, पता नहीं तब क्या होगा, वो तो हमें भी नहीं पता। ये बोलकर वो दोनों कहते हैं, पर हाँ एक बात अच्छी है, मिंग वापस आ गया है। मिंग्या कहता है, पर हाँ पहले जैसा वो बिल्कुल नहीं है। पहले से वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर समझदार है और हमारा राजकुमार तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी दवाई से मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। विंचिंग कहती है, सही कहा, और मुझे भी। इतना बोल विंचिंग अपने टमी पे हाथ रखी हुई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मिंग्या बहुत खुश था और कहता है, अब हमारा भी राजकुमार आने वाला है ना? विंचिंग कहती है, सही कहा। इधर विंग दवाई सुखाने के लिए डाला हुआ था। सब कुछ हो जाने के बाद वो किचन में जाता है, खाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि जो नौकर वगैरह थे वो सिंपल सिंपल सादा सादा फूड बनाते थे और वांगजी विंग को थोड़ा स्पाइसी पसंद आता था, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाता था और वांगजी के लिए वो लोग बना देते थे। तो खाने की तैयारी कर रहा था। खाना वगैरह बना लेने के बाद विंग खा लेता है। ईवान के लिए दूध लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी उसे देखते हुए कहता है, मेरा खाना कहाँ है? विंग उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। वांगजी ना उठता है, उसके बालों को खींचते हुए उसे कहता है, तुम मेरे ओमेगा हो, इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या? विंग चीखते हुए कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ज्यादती करोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? वांगजी कहता है, तुम मुझे माफ़ करो ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब से यहीं रहोगे मेरे ओमेगा बनकर, और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, है ना? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं तो जाने नहीं दूंगा। विंग कहता है, अगर मेरी मौत आ जाए तो? वांग जी कहता है, तुम तो मरोगे भी नहीं,
क्योंकि युवान है और उसके टमी को ना कस के मरोड़ते हुए कहता है, और दूसरा बच्चा भी नहीं चाहते कि वो आए। हम्म उसे तकलीफ देना है तुम्हें। ये तो 1 मंथ का हो जाएगा ना अब उस दिन बाद। इतना बोलते हुए वांग जी विंग को ना ऐसे टुसकिया रहा होता, जहाँ पर विंग हाँफते हुए कहता, मैं जान से मार दूंगा। वांग जी कहता, मार कर तो देखो। फिर हमारा जो विंग था खंजर निकाल कर उसको जैसे ही ऐसे घोंपता है शोल्डर के पास, वांग जी उसके शोल्डर को और नीचे कर देता है, जिससे कि और हल जाता है। और विंग कहता है, मैं सच में आपको मार दूंगा। वांग जी कहता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ये तुम्हारी सजा है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे। पर वांग जी को अपने घाव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वांग जी फिर से विंग को यानडान के बेड पर लाता है, जो कि युवान हमारा सो रहा था, और उसे मिस करना स्टार्ट करता है। विंग चीखते हुए कहता है, मुझे यहाँ नहीं करना। वांग जी कहता है, मेरी अनजान चली गई और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं जाने दूंगा। विंग कहता है, मैं कोई उपवस्त्र नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम चाहो या ना चाहो पर मैं ये करके रहूंगा। विंग पूरा शांत हो जाता है, पूरी तरीके से, जैसे कि एक बॉडी बस लेटी हुई हो। वांग जी जब ये सब कुछ कर रहा था उसे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप सपोर्ट ना करो तो सामने वाला बंदा बिल्कुल भी इरिटेट हो सकता है इस हालत में। और विंग कुछ नहीं कर रहा था, ना बॉडी मूव कर रहा था, ना मौन कर रहा था, ना कुछ ही नहीं, बस लेटा हुआ था। वांग जी जब उसे देखता है तो खींचते हुए कहता है, ये कर क्या रहे हो तुम। विंग कहता है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करने वाला। वांग जी उसे देखता और कहता है, ठीक है फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। इतना बोल उसको बाइट करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तक तो विंग बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। पर बाद में जब वांग जी ने उसके लिप से ब्लड निकालना शुरू कर दिया तो भाई लास्ट में उसको मुंह खोलना ही पड़ा, जिसके बाद वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, देखा। विंग ना चाहते हुए भी अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता है, पर फिर भी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, बस ठीक ठाक ही था। हाँ, वांग जी अपने आप को सैटिस्फाइड करने के बाद उसके ऊपर लेटा हुआ था। धीरे धीरे करके ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। 3 मंथ बाद वापस से विंग ने एक और बेबी को जन्म दिया, और वेंचिंग ने भी। दोनों के घर में एक एक राजकुमार फिर से पैदा हुए थे, जहाँ पे वांग जी के 2 बच्चे हो गए थे, सीचन के 1 बचे थे, और मेंग याओ जो कि अब पूरी तरीके से प्रेग्नेंट होने लायक हो चुका था। तो क्योंकि हमारा जो विंग है उसे देखता था, दवाई वगैरह देता रहता था और दवाई बनाता था, तो जिसको जिसको ज़रूरत पड़ती थी वो सबको दे के आता था। जिसके बाद विंग ने दूसरे बच्चे को भी देखा और अपने मन में कहा, क्या मेरी लाइफ पूरी ऐसे ही चलने वाली है। मैं इस अल्फा को तो मार ही डालना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग को थोड़ा सा मनाने की या ठीक रखने की कोशिश करता था, लेकिन विंग ना ही उससे ठीक ढंग से बात करता था, ना ही माफ़ करता था, क्योंकि वांग जी ने जो उसके साथ किया इस नाते विंग फिर भी बहुत कम कर रहा था, और वांग जी उसे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे करके दोनों राजकुमार राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा युवान था वो अपने छोटे भाई के साथ में खेला करता था, जहाँ पे जो हमारा छोटा सा जो निंगजी था उसे देखकर अंकल बहुत खुश थे, और साथ में जिंगी भी। दोनों बच्चों को नामकरण करके अंकल बहुत खुश हुए थे, और वो सोचते हैं कि अब वांगजी को वापस से अपनी शांति के लिए मेडिटेशन का जो प्रोसेस उसने 2 साल का छोड़ा था उसके लिए उसे वापस भेज दिया जाए। जहाँ पे वांगजी को बोला जाता है कि तुम अपने ओमेगा को तलाक दो और उसे जाने दो। जहाँ पे वांग जी कहता है सबको चिल्लाते हुए, भले ही मैं इस रिश्ते को कबूल करो ना करो, भले ही मैं इस रिश्ते में खुश रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा ओमेगा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अगर वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए मैं उसे ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। दूसरी बात ये, मैं अपनी पनिशमेंट पूरी करने जा रहा हूँ 2 साल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे को और मेरे ओमेगा के साथ कुछ भी गलत हो। जहाँ पे वांग जी विंग को ये देखते हुए बोल रहा था, उसके बाद वो विंग के पास आते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह आएगी ही नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए तुम कुछ भी सोचो। क्योंकि मैं एक अल्फा होने के नाते बस तुमसे इतना ही विनती कर सकता हूँ कि मेरे साइड में रहो। मैंने यानरान को खो दिया, मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहता। जहाँ पे विंग उसे ताना मारते हुए कहता है, तो फिर किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते। भांग जी खींचते हुए कहता है, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी, और हाँ मेरा ऑलरेडी 2 बच्चा है तो उसका ध्यान रखना। हाँ, मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए नफरत जरूर पैदा कर सकते हो अगर वो चाहे तो, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। तुम इसी घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहोगे। इतना बोलते हुए मांग जी अपनी पर्वत पे चला जाता है, जहाँ पे उसे मेडिटेशन वगैरह करना था। उसके जाने के बाद विंग की लाइफ नॉर्मल था बदली तो
थी, क्योंकि वांगजी नहीं था तो उसे टॉर्चर करने वाला कोई नहीं था, दिन रात सताने वाला कोई नहीं था, उस पर चिल्लाने वाला कोई नहीं था, गुस्सा करने वाला कोई नहीं था और रात को जाती करने वाला भी कोई नहीं था। विंग युवान और निंगजी को पालने लगा था। इधर वेनजिन अपने बड़े बेटे जिंगी को पालने लगा था और इधर जो हमारा मेंग्या था वो भी प्रेग्नेंट हो गया था और वो उसका भी बेबी आने वाला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विंग राजवैद्य के साथ में मिल करके हीलिंग का काम और साथ में नई चिकित्सा पद्धति जो उसने सीखी हुई थी वो सब कुछ कर रहा था। वो भी एक तरह से वैद्य का काम कर रहा था। मरीज को चेक करना, जितने भी डिसेबल्स बीमार होते थे उन सब की देखभाल करना, औषधियाँ बनाकर बेचना, ये सब कुछ, जिससे कि वो अपना गुजारा करने के लिए एक अच्छा इनकम बना रहा था। वही वांगजी मेडिटेशन में बैठा हुआ हर चीज़ सोच रहा था। लेकिन वांगजी हम वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो दैट्स इट, हम उसे पसंद करते हैं। बट अगर हमारी शादी किसी और के साथ होती है तो फिलहाल के लिए हमारे दिल दिमाग में वही शख्स रहता है जिसे हम पसंद करते हैं। वांगजी के साथ भी सेम यही हुआ था यानरान को लेकर के। विंग को देखने के साथ ही वांगजी ने, जो कि अंकल ने उसे ज़बरदस्ती वन नाइट स्टैंड करवाया था, जिसके बाद वो सब कुछ हुआ था और यानरान ने उसे गलत फहमी का शिकार बना दिया था। वांगजी अपनी हर गलतियों को समझते जा रहा था, लेकिन फिर भी उसका एक ही निष्कर्ष निकल रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। यानरान, जो कि उसकी पहली और शायद से जाने के बाद उसके बाद किसी के बारे में उसने सोचा ही नहीं, तो उसकी उपपत्नी और साथ में प्रेमिका भी थी। हरवीन उसका पत्नी थी और साथ में उसका ओमेगा, जो कि रानी के पद पे उसके लिए रहने वाला था। लेकिन अब फिलहाल से वांगजी बस इतना चाहता था कि उसे बाय साइड या उसे समझने वाला कोई एक हो। हालांकि विंग उसकी बातों को, उसकी सभी चीज़ों को समझता था, लेकिन उसके जिद्दीपन को और उसके गुस्से को विंग बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहता था। और उसके साथ जो कुछ भी वांगजी ने किया उसकी वजह से वो उससे नाराज़ था, बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, उसने सोचा था कि एक अल्फा जिसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है, उसने उसकी ज़िंदगी बदल तो दी थी, नर्क से भी ज़्यादा बदतर कर दी थी, लेकिन फिर भी वो अपने दायित्वों को भूले बिना सभी चीज़ों को वो कर रहा होता है। वांगजी अब हालांकि मेडिटेशन करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, फिर भी उसे पता है कि विंग उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपनी सज़ा पूरी की। 2 साल बाद जब वो लौट कर आया, तब तक उनके बच्चे बड़े हो गए थे, थोड़े-थोड़े से सारे बच्चे। मेंगया ने भी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, जिससे कि सीजन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जब वहाँ से वापस आता है, पहले तो विंग उसके लिए नहाने के लिए पानी भरता है। नहा-धुला लेने के बाद, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना खाना चाहता था। इसलिए वो विंग को कहता है खाना लगाने के लिए। विंग सर्वेंट्स के साथ मिलकर खाना लगा देता है, जहाँ पे युवान और साथ में निंगजी बैठे हुए थे। जहाँ पे वांगजी को लग रहा था कि विंग ने पक्का ही दोनों बच्चे के दिल में उसके लिए नफरत भरी होगी। वो उसे हाथ फेरते हुए कहता है, क्या अपने बाबा से बात नहीं करना चाहोगे? जहाँ पे वो दोनों बच्चे उसके पास आकर दुबक जाते हैं और उसे कहते हैं, बाबा हमने आपको बहुत मिस किया। माँ आपके बारे में हमें रोज कहानियां सुनाती थी। आप बहुत बहादुर है ना? मुझे भी आपके जैसा बनना है। वांगजी तो बस विंग को देख रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, बट फिर भी वो अपने बच्चों के साथ लाड करते हुए खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब इधर जो हमारा विंग था, सब कुछ हो जाने के बाद किचन में चला जाता है, जहाँ पे निंगजी, जो कि छोटा सा था हमारा, उसके गोद में दुबका हुआ था। वांगजी से कहता है, क्या हुआ? निंगजी कहता है, अब आप हमें छोड़कर कहीं और तो नहीं जाएंगे ना? माँ ने कहा कि आप हम सबसे प्यार नहीं करते। क्या सच में आप हम सबसे प्यार नहीं करते? लेकिन हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वांगजी अवाक था अपने बच्चे की बात सुनकर, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और उसे कहता है कि उसे दादू के पास जाना होगा। फिर वो सीचन और वांगजी अंकल के पास आते हैं, जहाँ पे वांगजी बोल देता है कि वो अपना सजा पूरा करके आ चुका है, अब उसके लिए कोई और चीज़ है तो बता दे। अंकल उसे कहते हैं, पिछले 2 सालों में तुम यहाँ नहीं थे वांगजी, तो देखो विंग ने कितना कुछ किया। यहाँ पे बहुत सारे जो रोग फैले हुए थे उसके लिए नई नई औषधियाँ बनाई। कितना अच्छा वो काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है। राजवैद्य के साथ मिल करके वो बाकी सारे लोगों को भी ठीक कर रहा है और दूर दूर से उसे लोग दिखाने के लिए, उसे ले जाने के लिए लोग आते हैं, ताकि वो नई नई बीमारी को ठीक कर सके। और तुम ऐसे हीरा इंसान को फिर से दूर भेजना चाहते हो? जहाँ पे वांगजी अपनी नजरें नीचे करते हुए कहता है, नहीं मैं अपने ओमेगा को दूर भेजना नहीं चाहता। सीजन कहते हैं, तो तुम क्या फिर से किसी और से शादी करना चाहते हो? वांगजी कहता है, मैं यानरान से शादी करना चाहता था, अब वो नहीं है तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, वही मेरा आखिरी ओमेगा बन के रहेगा। सीजन उसे कहते हैं, हम फिर भी तुम पे
भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम राजकुमार हो इसलिए हम तुम्हें कुछ दायित्व देते हैं जो तुम्हें पूरा करना होगा। इतना बोलकर जो गुस्से को कुछ काम थे वो सभी चीजें वांगजी को बांट कर दे दिया जाता है। वांगजी वो सारा चीजों लेकर के वापस जब घर आता है तो विंग दोनों बच्चों को ठोक कर सुला रहा होता है। वांगजी थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रह के सभी चीजों को देख रहा होता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो वो बाहर आता है तो वांगजी खड़ा था, जिसे देखकर विंग कहता है, अब बैठिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ। वांगजी उसका हैंड पकड़ते हुए कहता है, शुक्रिया। विंग उसे देखते हुए कहता है, वो किस लिए? वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो और शायद हमेशा करते रहोगे, लेकिन बच्चों की नजरों में मुझे अच्छा पिता बनाने के लिए धन्यवाद। विंग कहता है, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी मैं फैसला नहीं लेता। दूसरी बात कि वो बच्चे आपके हैं, भले ही हम दोनों के बीच में कला हो या कुछ भी हो, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अपने पिता से नफरत करें, और मैं ये अधिकार उन्हें नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। वांगजी विंग को गले लगाना चाहता था, लेकिन विंग हाथ छुड़ाकर किचन चला जाता है, उसके लिए खाना लाता है और वहां रख देता है। वांगजी उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझे माफ करने के लिए कितना समय लोगे? विंग कहता है, पूरी जिंदगी, और शायद कभी ना। विंग कहता है, मुझे मंजूर है, तुम मुझे कभी माफ मत करो, लेकिन मेरी बाई साइड रहो, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? तो विंग कहता है, क्यों, यानरान की याद आ रही है? वांगजी कहता है, हाँ। विंग जो कि उसे और गुस्सा आ रहा था, विंग कहता है, खा लीजिए। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तब कैसा होता? विंग कहता है, मैं तैयार था, लेकिन वो तैयार नहीं थी, इसीलिए। वांगजी उठकर उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझसे नफरत करो, बहुत नफरत करो, शायद मुझे फिर से जान से मार दो, लेकिन इस तरह से मत जाओ, प्लीज मत जाओ। इतना बोलकर वो उसको पकड़े हुए था, जहाँ पे विंग वापस से उसे छोड़कर वहां बैठ जाता है, जहाँ पे वांगजी खाना खा रहा होता है। एक नाम का रिश्ता होता है ना, जहाँ पे प्यार नहीं होता लेकिन जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। इस तरीके से विंग और वांगजी का रिश्ता बस चल रहा था, जहाँ पे विंग दोनों बच्चों को राइज कर रहा था और वांगजी उसके साथ रहने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। हालांकि वांगजी को भी पता है कि विंग उसे कभी माफ नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी वो उससे अलग होना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों बच्चे की वजह से ही सही। और वो बस अपने काम को कर रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन वांगजी और विंग के रिश्ते का सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि वांगजी गुस्से के काम नहीं करता था, वांगजी गुस्से के सारे काम करता था। अंकल और उसके गगा जो उसे कहते थे वो सब कुछ करता था। विंग भी अपना औषधि वाला काम जारी रखे हुए था और मरीजों की देखभाल करने में लगा हुआ था। युवान को और निजी को राइज करने के अलावा राजकाज के काम में भी हाथ बटाता था, लेकिन वांगजी और विंग का रिश्ता कभी सुधरा ही नहीं था। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ रिश्ते का अंत हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता, और कभी कभी कुछ रिश्ते एक ना हो तो ही ज्यादा बेहतर होते हैं। विंग ने भी अपने आप से समझौता करते हुए वांगजी के साथ में युवान और निंगजी को राइज किया, क्योंकि दोनों बच्चे के ऊपर पिता का भी अधिकार था और इस राज परिवार का भी। साथ में उसे ये भी पता है कि वो युवान और निंगजी को लेकर कहीं भी चला जाए तो वांगजी उसे ढूंढ कर ले आएगा, और उसे युवान और निंगजी को बताना पड़ेगा कि उसने आखिरकार अपने पिता को क्यों छोड़ा, जिसे वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके और उसके पिता के बारे में कुछ भी गलत सोचे। इसलिए विंग ने वहीं रहने का फैसला किया और लोगों की सेवा करने का। अब हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वांगजी विंग के पास नहीं आता या नहीं सोता, वो उसके पास आता, उसके साथ सोता, सब कुछ करता, लेकिन विंग कभी भी पहल नहीं करता। वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता? विंग कहता है, जब आपका रोज मन कर ही जाता है तो मेरा मन करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बीच में मैं एक टूल हूँ आपके लिए, जो आप मुझे सेटिस्फाइड करते हैं और आप मुझसे हो जाते हैं, है ना? वांगजी उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? विंग कहता है, हाँ, पूरी लाइफ। काश मेरे पास भी कोई ऑप्शन होता जान देने का तो मैं दे देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको तड़पते हुए देखना है पूरी जिंदगी, तब तक जब तक कि आप पश्चाताप की आग में जलकर मर नहीं जाते। वांगजी कहता है, ठीक है। इतना बोल उसके ऊपर से हट के लेट जाता है बगल में, जहाँ पे विंग उठकर वापस से अपने दोनों बच्चे के पास चला जाता है, क्योंकि ये सिलसिला कभी एंड होने वाला ही नहीं था, न वांगजी की तरफ से न ही विंग की तरफ से। और विंग ने भी इस फैसला कर लिया हुआ था। युवान और जो निंगजी है वो दोनों अपनी मम्मा को देखते हुए गले लगाकर सो जाते हैं, जहाँ पे युवान अपनी मम्मा से कहता है कि आपको बाबा के साथ सोना चाहिए ना, जहाँ पे विंग उसे कहता है तुम्हारे बाबा सो रहे हैं, तो युवान कहता है मुझे बाबा के साथ सोना है।
तो वांगजी कपड़े ठीक करते हुए आता है और विवान के बगल में जाके लेटते हुए कहता है, पापा यहाँ है पापा। इतना बोल विंग और वांगजी के बीच में दोनों बच्चे थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पे उनके बीच में इतनी दूरियां आ गई थी कि शायद ही कभी ये भर पाए। और लेकिन फिर भी वो सबके सामने में एक हैप्पी फैमिली का मिसाल थे, जहाँ पे उनके दो बच्चे थे। बाहर उन्हें अच्छे से एक एज अ हीलर और एज अ राजकुमार जानते थे। विंग ने अपनी मैच्योरिटी से पूरा क्लान संभाला हुआ था और वांगजी ने अपने दायित्वों को पूरा किया हुआ था। सब कोई खुश था सिवाय इसके, एक अल्फा और एक ओमेगा के, जो कि दो लोग एक दूसरे के लिए बने थे लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग थे। हालांकि इसकी एंडिंग ना तो हैप्पी हुई है ना ही सैड हुई है, क्योंकि कभी कभी किसी रिश्ते का अंत होता ही नहीं है, नहीं अच्छा ना ही बुरा, वो साथ रहते हैं, बस साथ रहते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों को ये एंडिंग पसंद नहीं आएगी, बट फिर भी इसकी हैप्पी एंडिंग अगर मैं कर दूँ तो विंग की तरफ से नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और अगर मैं सैड एंडिंग कर दूँ तो फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होंगी। इसलिए हम इसकी एंडिंग को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी को ना माफ़ करना ज़्यादा बेहतर होता है, खासकर तब जब आपको आत्मा को चोट किया गया हो। आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करोगे। तो मिलते हैं नए वन शॉट में। आई होप कि वर्षा मैंने आपके कहे अनुसार स्टोरी को बनाया होगा। हालांकि आपने 4 बच्चे बोले थे, जो कि पॉसिबल नहीं है यार, इतने ज़्यादा बच्चे, 4-5 बच्चे। तो फिर भी हमने 2-2 और उधर 2-4 बच्चे का कॉन्सेप्ट तो डाल ही दिया है, तो शायद से तुम्हें पसंद आए। और अगर नहीं भी आए तो मिलते हैं नए स्टोरी में। नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।